कर रहे लोगों या शातिर जानवर द्वारा किया। 1861 जानवर परिवर्तन 3। 1 मिनट रुको, देखते हैं क्या होता है। हुआन फेंग ने दूर तक देखा और कहा, वहाँ वह भागते हुए लोगों के पीछे एक भयानक कीवी महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि वह अपने दिल को भी कांपता हुआ महसूस कर सकता था। ठीक है, जब मिंग याओ ने सुना कि हुआन फेंग ने क्या कहा तो उसने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। इस समय नश्वर दुनिया और शैतानों के शिष्य हुआन फेंग और मिंग यासर के करीब थे। मिंग याओ उनके चेहरों पर घबराहट और डर के भाव भी देख सकता था। मिंग याओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। आखिरकार वह नश्वर दुनिया के संप्रदाय की सदस्य थी। इसके अलावा ये बहुत संभावना थी कि वह स्टिल वाटर हाउस की भावी इमारत की मालिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पूरी मानव दुनिया के बारे में चिंतित थी। वह शैतानों के उन लोगों को अनदेखा कर सकती थी। हालांकि नश्वर दुनिया के शिष्यों को शिकार बनते देखकर वह उनकी मदद नहीं कर सकती थी। मिंग याओ को अपने दिल में बहुत असहज महसूस हुआ। आवेगपूर्ण मत बनो। यदि आप इस समय ऊपर जाते हैं तो आप उन्हें बचाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और आप खुद को भी खो सकते हैं। हुआन फेंग ने भी मिंग याओ के विचारों को देखा और पहले कहा, मुझे पता है। मिंग याओ ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पास हुआन फेंग की तेज इंद्रियां नहीं थी, लेकिन वह उन लोगों के पीछे एक भयानक अस्तित्व को भी महसूस कर सकती थी। इस समय अचानक उन दोनों को एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। तभी सामने भाग रहे लोगों में से 5-6 लोग उड़ गए। उनमें से कुछ की तो हाथ पैर भी हवा में उड़ गए। हुआन फेंग ने भौहें सिकुड़ी। ये हमला जाहिर तौर पर उनका पीछा कर रहे लोगों या शातिर जानवर द्वारा किया गया था। ऐसा हमला पूरी ताकत से भरा होता है। हुआन फेंग ने केवल तब तक इंतजार किया जब तक कि हमला उन लोगों पर हमला करने वाला नहीं था। तभी उसे हमले का एहसास हुआ। जाहिर है हुआन फेंग को एक बार फिर इस बात का यकीन हो गया था। प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं था। मिंग याओ का दिल भी कांप उठा। अभी अभी हुआ वह हमला। उसे ये भी नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने कब हमला किया था और कैसे किया था। उसे यह जानना चाहिए कि उसके दृष्टिकोण से वह उन लोगों के पीछे कोई छाया नहीं देख सकती थी। यानी हमला करने वाला व्यक्ति अभी भी मिंग याओ और दूसरों की दृष्टि के क्षेत्र से बाहर था। इतनी लंबी दूरी और हमले की शक्ति इतनी महान थी। मिंग याओ और मन ही मन खुश थी कि उसने हुआन फेंग के सुझाव को सुनने के तुरंत बाद नहीं छोड़ा। भाग रहे लोगों ने अपने साथियों पर हमला होते देखा। वे बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके लिए इस समय रुकना मौत का इंतजार करने से अलग नहीं था, इसलिए वे सिर्फ असहाय होकर अपने साथियों की चीखें सुन सकते थे। वे किसी और बात की परवाह किए बिना आगे की ओर भागे। इस समय हुआन फेंग की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने उन लोगों के पीछे एक छाया देखी। शुरुआत में वह छाया अभी भी उन भागते हुए लोगों से 100 मीटर दूर थी। हालांकि पलक झपकते ही वो व्यक्ति उन लोगों के पास पहुंच चुका था जिन्हें उसने गिरा दिया था। क्या ये वह हो सकता है? हुआन फेंग ने धीमी आवाज में कहा, यह एक व्यक्ति क्यों है? मिंग याओ ने भी अचानक प्रकट हुई आकृति को देखा। उसकी दृष्टि हुआन फेंग की तुलना में थोड़ी खराब थी, इसलिए जब उसने आवाज को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह अचानक पतली हवा से प्रकट हुई हो। एक पल में यह उनके सामने प्रकट हुआ। मिंग याओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अचानक जो आकृति दिखाई दी वह वास्तव में एक मानव जैसा प्राणी था। इतनी दूर से भी मिंग याओ उसके शरीर से हिंसक आभा को महसूस कर सकता था। वह मानव नहीं है। हुआन फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपने कभी किसी ऐसे क्रूर जानवर के बारे में सुना है जो अत्यधिक साधना के बाद मानव रूप में परिवर्तित हो सकता है? हुआन फेंग को इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ उपन्यासों में, यहाँ तक कि कुछ स्पेस टाइम में भी ऐसी स्थिति मौजूद थी। हुआन फेंग को अपने सामने मौजूद इस आकृति से यह एहसास हो गया था। ये वही एहसास था। वह व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रूर जानवर होना चाहिए जिसे एक हद तक विकसित किया गया हो। यह एक भ्रम था, एक क्रूर जानवर। मिंग याओ चौंक गई और तुरंत बोली, मैंने अपने गुरु से सुना है कि कुछ बेहद प्रतिभाशाली क्रूर जानवर हैं। एक निश्चित सीमा तक साधना करने के बाद वास्तव में मानव रूप में बदलना संभव है। हालांकि सबसे कम आवश्यकता गुणन चरण में एक साधक की शक्ति होना है। इसके अलावा किसी के पास बहुत उच्च प्रतिभा होनी चाहिए। सभी के साथ किसी ने पहले कभी ऐसा क्रूर जानवर नहीं देखा है। मैंने सोचा ये हमेशा एक किंवदंती रही है। जाहिर है यह कोई किंवदंती नहीं है। हुआन फेंग ने अपने सामने खड़ी आकृति को देखा और कहा, इस समय वह आकृति उन कुछ लोगों का पीछा नहीं कर रही थी जो बचकर भाग गए थे। इसके बजाय उसने जमीन पर पड़े लोगों की तरफ धीरे से हाथ हिलाया। उसके बाद जमीन पर पड़े लोगों की चीखें गायब हो गयी। अब वहाँ जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। इस समय आकृति ने अचानक अपना सिर उठाया और हुआन फेंग और अन्य लोगों को देखा। हालांकि उनके बीच अभी भी एक लंबी दूरी थी, फिर भी हुआन फेंग को सहज रूप से लगा कि दूसरे पक्ष ने उन्हें पहले ही खोज लिया है और यह नजर उन्हें देखने के लिए थी। हुआन फेंग की नसें अचानक तनावग्रस्त हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके शरीर में ऊर्जा भी पागलपन की हद तक बढ़ गई थी, मानो उसे कोई खतरा महसूस हो गया हो। मिंग याओ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज थी। युवा पीढ़ी में उसे एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। हालांकि हुआन फेंग और उसके सामने की आकृति के सामने ये थोड़ी सी ताकत स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी। वह व्यक्ति बस उन्हें देख रहा था। मिंग याओ ने असीम दबाव महसूस किया। दबाव इतना ज्यादा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसका चेहरा भी पीला और पीला होता जा रहा था। इस समय एक मजबूत हाथ ने अचानक मिंग याओ को खींच लिया। वह उसके पीछे रुक गई और सामने से आकृति को नहीं देख सकी। मिंग याओ के शरीर पर दबाव अचानक कम हो गया और उसने एक बड़ी सांस छोड़ी। इस समय उसे एहसास हुआ कि उसे पता नहीं कब उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। मिंग याओ ने अपना सिर उठाया और पहले वाली क्रूर आकृति को अब नहीं देखा। ये हुआन फेंग की बहुत चौड़ी पीठ नहीं थी। हालांकि ये पीठ जो बहुत चौड़ी नहीं थी, उसने मिंग याओ को अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास दिलाया। उसे लगा कि जब तक वह इस व्यक्ति के पीछे रहेगी वह कभी भी खतरे या दबाव में नहीं आएगी। और यह पीठ स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग की थी। मिंग याओ ने एक बार फिर हुआन फेंग की ताकत पर भावुक होकर आह भरी। उसने केवल उस व्यक्ति के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और पहले से ही इस हद तक दबा हुआ था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन हुआन फेंग ठीक लग रहा था। बाद में सावधान रहना, लगता है उसने हमें ढूंढ लिया है। हुआन फेंग की आवाज सुनाई दी। ठीक है, ठीक है, मिंग याओ ने जल्दी से जवाब दिया। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि जिस ताकत पर उसे आमतौर पर गर्व था वह न केवल किसी काम की नहीं होगी बल्कि बोझ भी बन जाएगी।
अब वह जो कर सकती थी वह था अपना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करना ताकि वह हुआन फैंग को कोई परेशानी न दे। बूम! इस समय मेंग याओ के कानों में अचानक एक विस्फोट की आवाज गूंजी। उसने तुरंत महसूस किया कि एक विशाल ऊर्जा उसकी ओर आ रही है। जैसे ही वह चकमा देना चाहती थी, उसने अपने सामने आकृति की पीठ देखी। अचानक सन्नाटा छा गया। आकृति की पीठ के पीछे वह खतरे में नहीं होगा। कोई नहीं जानता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन मेंग याओ के दिल में पहले से ही यह विचार था। निश्चित रूप से इस समय हुआन फैंग भी खड़ा हो गया। उसने भी विपरीत दिशा की ओर एक मुक्का मारा। मेंग याओ को ड्रैगन की दहाड़ की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह आवाज बहुत ही जोशीली और शक्तिशाली थी। फिर अपनी आंखों के कोने से उसने देखा, एक ड्रैगन की छाया दूसरी तरफ उड़ गई। जहाँ भी ड्रैगन की छाया गुजरी, पेड़ कमर से आधे कट गए और जमीन पर गिर गए। टकराना, ऐसा लग रहा था कि उड़ते हुए ड्रैगन ने किसी चीज से टकराया और अचानक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। जहाँ विस्फोट हुआ था वहाँ सारे पेड़, फूल और पौधे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अचानक वाष्पित हो गए हों। उनकी जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था जो कई मीटर गहरा था, और यह गड्ढा हुआन फैंग और उसके सामने वाली आकृति के बीच में था। उन्होंने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। मेंग याओ को एहसास हुआ कि हुआन फैंग ने पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मुक्का मारा था और दो शक्तिशाली ताकतें आपस में टकरा गई थी। कीवी तरंगों ने मेंग याओ को लगभग खड़े होने में असमर्थ बना दिया। अगर हुआन फैंग उसके सामने अवरोध पैदा नहीं करता तो उसे डर था कि वह कीवी तरंगों से पलट जाएगी। कीवी तरंगों ने ही ऐसा प्रभाव पैदा किया। मेंग याओ के दिल में झटका लगा। उसकी ताकत वाकई एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने बताने लायक नहीं थी। जहाँ तक हुआन फैंग की बात है, इस युवक के पास वास्तव में ऐसी भयानक ताकत थी। इसने मेंग याओ को हुआन फैंग की उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। हालांकि ये स्पष्ट था कि हुआन फैंग के पास मेंग याओ के विचारों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी आंखें दूरी में आकृति पर टिकी हुई थी और यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष भी उसे देख रहा था। वे दोनों दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। वे एक दूसरे की आंखों में सतर्कता देख सकते थे। हुआन फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह स्थानिक क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ से मिलेंगे। ये भावना स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया में वुयाजी से भी अधिक मजबूत थी, भले ही इसकी तुलना परम बॉस ग्राउंड स्वीपिंग मॉन से की जाए। मुझे डर है कि यह बहुत ज्यादा नहीं है। सौभाग्य से हुआन फैंग ने इस अवधि के दौरान साधना बंद नहीं की थी। स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया में उसके साथ हुई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ के साथ उसके शरीर में आंतरिक ऊर्जा खराब नहीं थी, अन्यथा वह पहले आदान प्रदान में ही पराजित हो जाता। हालांकि हुआन फैंग को यह भी समझ में आ गया कि भले ही वह अभी नहीं हारा, लेकिन वह हारा नहीं। ऐसा लगता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि उसने अपनी कुछ ताकत बचा भी ली थी। हालांकि दूसरी पार्टी उससे कहीं ज्यादा शांत दिख रही थी। यह एक सच्चा विशेषज्ञ था, एक सच्चा विशेषज्ञ। मेंग याओ के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कम से कम साधना स्तर के गुणनचरण पर होना चाहिए। इस दुनिया में शक्ति के वर्गीकरण के अनुसार ये गुणन अवधि से ऊपर था। और क्लेश अवधि के बारे में क्या? वह कितना भयानक होगा? या क्या ये हो सकता है कि उसके सामने वाले व्यक्ति के पास पहले से ही क्लेश चरण का साधना स्तर था? हालांकि हुआन फैंग के सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। कम से कम अब ये सवाल चला गया था। जैसे ही हुआन फैंग यह अनुमान लगा रहा था कि इस व्यक्ति में किस तरह की ताकत है, वह व्यक्ति फिर से आगे बढ़ गया। अपने शरीर के एक झटके के साथ वह एक प्रतिरूप में बदल गया। रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ उसके द्वारा तोड़ दिए गए। हुआन फैंग ने अपनी भुहें उठाई। पीछे हटने के बजाय उसने हमला करने की पहल की। 1862 भयावह शक्ति दो बूम। इस बार दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराईं। जबरदस्त बल से हुआन फैंग के कपड़े उड़ गए, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हुआन फैंग के प्रतिद्वंद्वी की भी स्थिति ऐसी ही थी। इस बार यह विशुद्ध शक्ति की लड़ाई थी। आमने सामने की लड़ाई में कौशल की कोई बात नहीं थी। जहाँ तक मानव सदृश प्राणी की बात है, जिसकी क्षमताओं पर दुष्ट जानवर को हमेशा से पूरा भरोसा था, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ताकत के मामले में उसका कोई सानी नहीं था। 100,000 पहाड़ों में रहने वाले दुष्ट जानवर आमतौर पर अपने शरीर का ही विकास करते थे, इसलिए 100,000 पहाड़ों में रहने वाले दुष्ट जानवर के पास एक मजबूत शारीरिक शरीर था। यही बात उसके सामने मौजूद मानव प्राणी के साथ भी हुई। हालांकि जिस शारीरिक शक्ति पर उसे हमेशा गर्व था, उसने उसे हुआन फैंग जैसे युवा इंसान के सामने कोई लाभ नहीं दिया। अंडा टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों की तरह थी जो आसपास के वातावरण में फैल गई। दिनला इन ऊर्जाओं की टक्कर से विशाल वृक्ष हिलने लगे। एक एक करके वे टुकड़े टुकड़े होकर चूर्ण में बदल गए। हुआन फैंग और दुष्ट जानवर के आसपास का क्षेत्र समतल भूमि में बदल गया था। अब वहाँ एक भी वृक्ष नहीं बचा था जो अस्तित्व में रह सके। टकराना। जब मेंग याओ ने पदार्थ जैसी ऊर्जा को ऊपर उठते देखा तो उसे पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है और वह दूर भाग जाना चाहती थी। हालांकि वह घायल होने के कारण थोड़ी धीमी थी। उसे ऊर्जा का झटका लगा और वह उड़ी, जिससे उसकी चोटें बढ़ गईं। मेंग याओ ने अपने चेहरे पर डरी हुई अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से उठने की कोशिश की। बस जो ऊर्जा फैली हुई थी वह वास्तव में बहुत भयानक थी। ये देखा जा सकता था कि ऊर्जा के केंद्र में लड़ने वाले दो लोगों की ताकत कितनी थी, वह कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि मेंग याओ ने वहां और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसकी ताकत आदमी और जानवर से कमजोर थी और वह पहले ही घायल हो चुकी थी। वह अभी हुआन फैंग की लड़ाई के बाद के प्रभाव से प्रभावित हुई थी और उसकी चोटें और भी गंभीर थी। अगर वह यहाँ इंतजार करती रही तो मेंग याओ को लगा कि वह हुआन फैंग की लड़ाई के झटकों से मर सकती है। हालांकि मेंग याओ ने बहुत दूर भागने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि हुआन फैंग भविष्य में उसे नहीं ढूंढ पाएगा। इस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि यहाँ आने के रास्ते में हुआन फैंग की सुरक्षा के साथ वह ठीक हो रही थी, लेकिन ये चोट कम समय में ठीक नहीं हो सकती थी। अकेले वह अभी और भी अधिक घायल हो गया था, इसलिए यदि वह अकेले ही चली जाए तो संभवतः वह इस 1 लाख पहाड़ों से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगी। उसी समय मेंग याओ अभी हुआन फैंग के बारे में चिंतित था। हालांकि हुआन फैंग की ताकत ने उसकी समझ को बार बार ताज़ा किया था। इसने उसे बार बार चौंका दिया था। हालांकि विपरीत दिशा में मानव आकार का शातिर जानवर भी उतना ही शक्तिशाली था। पहले जब शातिर जानवर मानव में बदल जाता था तो ये केवल एक किंवदंती थी। आज वह वास्तव में इसे अपनी आंखों से देखने में सक्षम था।
जहाँ तक शातिर जानवर का सवाल है जो मानव रूप में बदल सकता है, उसकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। भले ही हुआन फैंग बहुत मजबूत था, मेंग याओ अभी भी अपने दिल में चिंतित थी। इस वजह से मेंग याओ बहुत दूर नहीं गई। इसके बजाय उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जो उनकी ऊर्जा से प्रभावित नहीं थी और वही इंतजार करने लगी। हालांकि जब उसने दूर से हुआन फैंग और दूसरों को देखा तो वह लगातार वहाँ हो रहे बदलावों पर ध्यान दे रही थी। इस समय हुआन फैंग और शातिर जानवर पहले से ही लड़ाई शुरू कर चुके थे। वे दोनों आगे पीछे लड़ रहे थे। वे एक ऐसी जगह पर आगे पीछे चल रहे थे जो पहले से ही जमीन पर धसी हुई थी। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि मेंग याओ, जो अभी भी खेती करने में सक्षम थी, युद्ध के मैदान के केंद्र को देख रही थी। उसने ये भी पाया कि उसकी दृष्टि हुआन फैंग के साथ नहीं रह सकती थी और वह केवल बैंग 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 और आसपास की रेत और पत्थरों की निरंतर ध्वनि सुन सकती थी। ये बेहद खतरनाक था। मेंग याओ मन ही मन चिंतित थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। इस समय मेंग याओ ने अचानक कुछ दहाड़ें सुनी। उसका शरीर रुक गया और फिर उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए, क्योंकि वे दहाड़ें हुआन फैंग और अन्य लोगों के पीछे से आ रही थी। और जिसने ऐसी आवाज निकाली वह निस्संदेह 100,000 पहाड़ों में रहने वाला दुष्ट जानवर था। दूसरे शब्दों में हुआन फैंग से लड़ने वाले हत्यारे का सुदृढ़ीकरण आ गया था। हुआन फैंग ने भी दहाड़ सुनी और भौहें सिकोड़ ली। मूल रूप से वह मानवरूपी बरसक जानवर के साथ अपनी लड़ाई में थोड़ा नुकसान में था, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में एक सहायक था। एक बार जब वह उनसे गिर गया तो उसके लिए बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। हुआन फैंग ने नहीं सोचा था कि इस मानव सदृश निडर जानवर के सामने उसकी चुप्पी कौशल उपयोगी होगी। हुआन फैंग ने पहले ही इस बिंदु का परीक्षण कर लिया था, एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने, क्योंकि ये विशेषज्ञ यह उनकी आंखें नहीं थी जिनका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता था कि उनके आसपास कोई है या नहीं। वे अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे थे। स्टेल्थ स्किल्स सिर्फ लोगों की आंखें ही नहीं फोड़ सकती थी, लेकिन ये लोगों की इंद्रियों को अवरुद्ध नहीं कर सकती थी। इस वजह से स्टेल्थ स्किल्स अजय नहीं थी। वह किसी विशेषज्ञ से बचने के लिए स्टेल्थ स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहती थी। यह असंभव तो नहीं था, लेकिन बेहद मुश्किल था। इस वजह से हुआन फैंग ने अपनी सारी उम्मीदें चुपके कौशल पर लगाने की हिम्मत नहीं की। ये देखते हुए कि दुश्मन की सेना आने वाली थी, उसे उनसे मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। पीछे हटने के विचार से हुआन फैंग ने अपनी हथेली से वार किया। ऊर्जा को पीछे हटाने के बाद उसने अचानक कंकाल सेना को बुलाया। हालांकि ये कंकाल सैनिक हुआन फैंग से कमजोर थे, लेकिन वे उसके सामने मौजूद ह्यूमनॉइड बरसेट बीस्ट से कमजोर थे। हालांकि इन कंकाल सैनिकों में एक प्रथम श्रेणी के योद्धा की ताकत थी। इसके अलावा उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए वे अस्थायी रूप से दूसरे पक्ष को प्रतिबंधित कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या थी? हुआन फैंग ने कंकाल सैनिक को बुलाने के बाद उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे हट गया। उसने मेंग याओ को देखा जो दूर था और तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने दूसरे पक्ष को पकड़ लिया और कहा, चलो चले। ये कहकर वह वहां से चला गया और गायब हो गया। ग्रेटर दैन मानवरूपी निडर जानवर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि हुआन फैंग उसकी नाक के नीचे से भाग जाए। वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन कंकाल सैनिक ने हुआन फैंग की इच्छा को पूरी तरह से पूरा किया था। उसने मानवरूपी निडर जानवर को मजबूती से घेर लिया। गर्जन मानवरूपी बेरसेट जानवर ने गुस्से में दहाड़ लगाए और एक कंकाल सैनिक को हथेली से उड़ा दिया। हालांकि दूसरा कंकाल सैनिक पहले ही क्षण में संभल चुका था। वह थोड़े समय में इन कंकाल सैनिकों के घेरे से मुक्त होना चाहता था। यह मूल रूप से असंभव था। बहुत जल्दी मानव सदृश निडर जानवर के पीछे कई विशाल आकृतियां दिखाई दी। ये आकृतियां 100,000 पहाड़ों से आए क्रूर जानवर थे। संप्रदाय के नेता किंगसोन को मारने वाला क्रूर जानवर भी उनमें से एक था। जब इन क्रूर जानवरों ने मानव सदृश निडर जानवर को देखा तो वे बहुत सम्मानपूर्ण दिखाई दिए। ये वो सम्मान था जो उनके दिल की गहराई से आया था। उसके बाद जब उन्होंने कंकाल सैनिक को देखा, उनमें से हर एक ने उन सभी को खत्म करने की इच्छा से उन पर हमला किया। हालांकि प्रथम श्रेणी के कंकाल सैनिक को हराना बहुत संभव था। हालांकि उन्हें कम समय में मारना असंभव था, भले ही वो कोई शक्तिशाली क्रूर जानवर ही क्यों न हो। जब तक इन क्रूर जानवरों ने इन सभी कंकाल सैनिकों को मार डाला, तब तक हुआन फैंग पहले ही मेंग याओ के साथ निकल चुका था और कहीं नहीं मिला था। गर्जन मानव सदृश निडर जानवर ने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई, जिससे उसके पास खड़े कुछ खूंखार जानवर डरकर जमीन पर घुटने टेक दिए, कांपने लगे और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। काफी देर बाद मानव सदृश निडर जानवर ने दहाड़ना बंद कर दिया। फिर एक चमक के साथ वह हुआन फैंग और मेंग याओ का पीछा करने लगा। जहाँ तक शेष बचे क्रूर जानवरों का प्रश्न है, तो उन्होंने उनका पीछा करने में कोई संकोच नहीं किया। ये दुष्ट जानवर नश्वर दुनिया के शिष्यों और शैतानों का शिकार कर रहे थे जो इस पहाड़ में गिर गए थे। इस अवधि के दौरान वे शैतानों के शिष्यों और नश्वर दुनिया के शिष्यों का शिकार कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि चाहे वह नश्वर दुनिया ही क्यों न हो, उन्होंने उनमें से बहुतों को मार डाला था। ये शैतान थे। उन्होंने इस बार बहुत से लोगों को खो दिया था, और ये लोग दुश्मन के हाथों नहीं मरेंगे। वे 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर के हाथों मरेंगे, चाहे वो नश्वर दुनिया के लोग हो या शैतानों के लोग। उन्होंने 100,000 पहाड़ों के खतरों को कम करके आंका था। अगर उन्हें पता होता कि ये जगह इतनी खतरनाक है, तो वो दोनों पक्षों की जंग का मैदान यहाँ नहीं बनाते। हालांकि अब इस बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी, चाहे वह नश्वर दुनिया के लोग ही क्यों न हो। वह अभी भी शैतानों का अन्याय था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात 100,000 पहाड़ों से बचकर भागना था। भागने के कुछ दिनों के बाद हालांकि उन्होंने अपनी सेना का एक हिस्सा खो दिया था। हालांकि उनमें से एक बड़ा हिस्सा वास्तव में था। वे बच गए थे। हालांकि यह अंत नहीं था। नश्वर दुनिया के लोग और शैतान, उन्होंने 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। यहाँ तक कि दुष्ट जानवर जो इस समय एकांत में छिपा हुआ था और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वे सभी अपने एकांत से बाहर आ गए थे। यह इस मानवरूपी बेरसेट जानवर की पृष्ठभूमि थी, लेकिन अब इस मानवरूपी बरसेट बीस्ट की नजर हुआन फैंग पर थी। हालांकि किसी विशेषज्ञ के साथ मुकाबला करना खतरनाक था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने का यह एक अच्छा तरीका भी था। इसलिए इस मानवरूपी बरसेट बीस्ट ने पहले ही हुआन फैंग को अपना लक्ष्य मान लिया था। इस समय मानवरूपी बरसेट बीस्ट की नजर में सिर्फ हुआन फैंग था। जहाँ तक मॉर्टल वर्ल्ड के दूसरे शिष्यों और डेविल्स के लोगों की बात है, वह अब और परेशान नहीं हो सकता था और हुआन फैंग का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
अन्य शक्तिशाली क्रूर जानवर भी उनका पीछा कर रहे थे। इस दृष्टिकोण से चाहे वे नश्वर दुनिया के शिष्य हों, शैतानों के शिष्य के रूप में, उन्हें सभी को हुआन फैंग की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह वे दुष्ट जानवर हुआन फैंग के पीछे पड़ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से उनमें से बाकी लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे। बेशक वहाँ अभी भी कुछ अन्य खतरनाक जानवर थे, हालांकि ये वास्तव में पहले से कहीं अधिक सुरक्षित था। हालांकि अगर हुआन फैंग को इस बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से नहीं चाहता कि वे लोग उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह भी निशाना नहीं बनना चाहता था। यह कोई मजाक नहीं था। एक बार जब वह गिरा हुआ था तब भी हुआन फैंग को अपनी जान गंवाने का खतरा था। जहाँ तक मेंग याओ की बात है जो उसकी बाहों में थी, तो यह और भी खतरनाक था। आखिरकार हुआन फैंग के पास अभी भी अपनी जान बचाने के कुछ तरीके थे, लेकिन वर्तमान मेंग याओ उसकी जान बचाने का सबसे बड़ा भरोसा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका हुआन फैंग था। एक बार हुआन फैंग ने हमला किया तो वह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। इस समय हुआन फैंग को अपने आसपास की कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत से एक दिशा में भागा, भले ही उसके हाथ में मेंग याओ था। हालांकि इससे उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी पहाड़ के बीच से बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। 18,634 हुआन फैंग मेंग याओ को लेकर आया और 3 से 4 घंटे तक दौड़ता रहा। यहाँ तक कि हुआन फैंग, जिसके पास आंतरिक शक्ति का मोटा शरीर था, उसे भी सहन करना मुश्किल हो गया। उतरने के बाद मेंग याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, क्योंकि वह हुआन फैंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे अभी भाग रहे थे, लेकिन बचने के लिए हुआन फैंग मेंग याओ को उठाकर भाग गया। आखिरकार मेंग याओ घायल हो गई थी, इसलिए अगर उसे भागने दिया गया तो वह निश्चित रूप से शातिर जानवर से आगे नहीं निकल पाएगी। मेंग याओ को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए जब हुआन फैंग ने उसे गले लगाया तो अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस करने के अलावा उसने हुआन फैंग की हरकतों को नहीं रोका। वह ये भी जानती थी कि हुआन फैंग उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, इसलिए भले ही वह अपने दिल में बेहद शर्मिला था, मेंग याओ ने अभी भी कोई आवाज नहीं की। और यह केवल अब तक था जब हुआन फैंग ने सब कुछ सुन लिया था कि उसने हुआन फैंग की बाहों को छोड़ दिया। देर हो रही है, चलो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। हुआन फैंग ने वास्तव में मेंग याओ की अभिव्यक्ति में परिवर्तन को नोटिस नहीं किया था। वास्तव में उसके वर्तमान विचार सभी उस क्रूर जानवर पर थे जो मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। अब तक हुआन फैंग पहले ही कई जगहों से गुजर चुका था और पहले ही कई विशेषज्ञों से मिल चुका था। हालांकि उस दुष्ट जानवर की ताकत यहाँ तक कि अतीत में मिले विशेषज्ञों के बीच भी निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की थी और हुआन फैंग के लिए उसे हराना मुश्किल होगा, खासकर अब जब मेंग याओ उसके साथ है। ऐसे घायल बोझ के साथ ये और भी मुश्किल होगा। बेशक जब पहले हुआन फैंग ने प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की थी तो वह नुकसान में था। हालांकि उस समय उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे। इसके अलावा अगर वह किसी प्रतिकूल स्थिति में भी गिर गया तो हुआन फैंग के लिए उसे हराना मुश्किल होगा। हालांकि अगर वह छोड़ना चाहता है तो उसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि वे अभी भी 100,000 पहाड़ों के अंदर थे और चूंकि यह प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र था, इसलिए उसने आसमान में उड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत करेगा और इस वजह से हुआन फैंग के पास थोड़ा और सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, मेंग याओ ने धीरे से उत्तर दिया। उसका रूप एक विनम्र युवा महिला जैसा था, परिष्कृत और संयमित, फिर भी थोड़ा शर्मिला। मेंग याओ और गोल्डन कोर स्टेज के साथ एक कल्टीवेशन लेवल थी। आमतौर पर जब वह अन्य युवा शिष्यों के साथ यात्रा करती थी तो उसकी ताकत सबसे मजबूत होती थी और वह भविष्य में स्टिल वाटर हाउस के साथ एक बिल्डिंग की मालिक भी बन जाती थी। उसका रूप भी बेहद खूबसूरत होता था, इसलिए हर कोई उसे अपना नेता मानता था। हालांकि अब जब वह हुआन फैंग का पीछा कर रहा था तो मेंग याओ को उसकी हर बात सुननी पड़ी। इसका मुख्य कारण ये था कि हुआन फैंग ने जो ताकत दिखाई थी वह बहुत शक्तिशाली थी और मेंग याओ ने अवचेतन रूप से खुद को एक निचले स्थान पर रख लिया ताकि वह उसकी व्यवस्थाओं को सुन सके। दोनों ने आसपास की जगह खोजी और जल्दी से एक गुफा ढूंढ ली। उसके बाद वे दोनों उसमें छिप गए और हुआन फैंग ने गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ शाखाएं और पत्तियां भी रख दी। अंधेरा हो चुका था और उन दोनों का पीछा किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने खाना पकाने के लिए आग जलाने की हिम्मत नहीं की। अगर ऐसा होता तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता और आग दूर तक फैल जाती। सौभाग्य से उन दोनों के पास अच्छे कल्टीवेशन लेवल थे, इसलिए अगर वे खाना नहीं भी खाते तो भी कोई असर नहीं होता। अभी उन्हें खाने की नहीं बल्कि आराम की जरूरत थी। गुफा में प्रवेश करने के बाद मेंग याओ बैठ गया और ठीक होने के लिए साधना करने लगा, लेकिन हुआन फैंग को इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसने बस बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था और वास्तव में घायल नहीं हुआ था। वह पहले से ही अपनी क्यूई को ठीक कर रहा था, इसलिए उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उसने गुफा का निरीक्षण करना शुरू किया। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग 5 से 6 मीटर गहरी और 3 से 4 मीटर चौड़ी थी। हो सकता है कि वहाँ पहले से ही किसी खतरनाक जानवर का बसेरा रहा हो और गुफा से हल्की बदबू भी आ रही होगी। ये बहुत सुखद नहीं था। कुछ देर गुफा को देखने के बाद हुआन फैंग भी बैठ गया। सच तो ये था कि पहाड़ की गुफा इतनी ही बड़ी थी और देखने के लिए कुछ खास नहीं था। बैठने के बाद हुआन फैंग ने अवचेतन रूप से मेंग याओ की ओर देखा। आखिरकार गुफा के अंदर सिर्फ वे दोनों ही थे और यह केवल इस समय था जब हुआन फैंग के पास आखिरकार समय था, और यह केवल तब था जब उसने पहली बार मेंग याओ को गंभीरता से देखा। ये केवल तब था जब उसे एहसास हुआ कि मेंग याओ वास्तव में असाधारण रूप से सुंदर थी। यहाँ तक कि वास्तविकता में उसके साथ रहने वाली महिलाओं की तुलना में भी उसकी उपस्थिति खराब नहीं थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो आम लोग कर सकते थे। आखिरकार हुआन फैंग की दुनिया में सभी महिलाएं धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रह रही थीं और हर दिन तरह तरह के कामों में व्यस्त रहती थी। स्वाभाविक रूप से वे इस तरह के अभ्यासी की तुलना में सक्षम नहीं होंगी। जहाँ तक मेंग याओ की बात है तो पिछली लड़ाई में उसके कपड़े पहले से ही काफी क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे उसकी त्वचा का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा सामान्य रूप से सफेद और कोमल थी, जो एक सामान्य महिला की खुरदरी भावना से बिल्कुल अलग थी। हालांकि जैसे ही हुआन फैंग उसे देख रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि मेंग याओ की त्वचा लाल होने लगी और उसकी सांस तेज होने लगी और उसका चेहरा लाल होने लगा, जिससे पता चला कि वह दर्द में था। क्या बात है तुम्हें? हुआन फैंग ने जल्दी से पूछा। मेंग याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव और भी गंभीर हो गया।
हुआन फैंग ने अपना हाथ मेंग याओर की कलाई पर रखा, धीरे से और सहजता से। हालांकि हुआन फैंग के पास इसे धीरे से अनुभव करने का दिल नहीं था। बहुत जल्दी हुआन फैंग को एहसास हुआ कि मेंग याओ की क्यों गड़बड़ थी, उसके शरीर में क्यों गड़बड़ थी और इसका कोई पैटर्न नहीं था। मार्शल वर्ड के शब्दों का उपयोग करते हुए मेंग याओ क्यों विचलन की स्थिति में था। हुआन फैंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत मेंग याओ की पीठ पर बैठ गया। उसने अपनी हथेली से वार किया और उसे उसकी पीठ पर दबाया। उसके ठीक पीछे एक जगह थी जहां उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे हुआन फैंग का हाथ मेंग याओ की त्वचा पर दबा रहा हो। उस गर्म एहसास ने हुआन फैंग के दिल को भी कांप दिया। इसके बाद हुआन फैंग को एहसास हुआ कि मेंग याओ की त्वचा पहले से भी ज्यादा लाल हो गई थी। हुआन फैंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने सभी क्यूई को मेंग याओ के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। मेंग याओ के शरीर के अंदर असली क्यूई को निर्देशित किया और पिछले मार्ग का अनुसरण किया। यह कोई आसान मामला नहीं था। हुआन फैंग को अपना दिमाग एकाग्र करके ऐसा करना था। अगर ऐसा नहीं होता तो न केवल मेंग याओ अपने क्यूई विचलन से गंभीर रूप से घायल हो जाता, बल्कि वो खुद भी प्रभावित होता। इसलिए इस समय हुआन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सारा ध्यान इस मामले पर केंद्रित कर दिया। जैसे जैसे हुआन फैंग ने धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन किया, मेंग याओ के शरीर के भीतर की असली ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो गई। वास्तव में ये बहुत खतरनाक मामला था। यहाँ तक कि मेंग याओ के गुरु भी ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से हुआन फैंग की ताकत मेंग याओ की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिए वे आसानी से आगे बढ़ सके। जब हुआन फैंग ने पुष्टि की कि मेंग याओ के शरीर में असली क्यूई सामान्य हो गई है, तो उसने अपनी हथेली छोड़ दी और एक लंबी सांस छोड़ी। हालांकि जब हुआन फैंग ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि मेंग याओ की त्वचा अभी भी थोड़ी लाल थी और उसकी सांस अभी भी थोड़ी तेज चल रही थी। क्योंकि हुआन फैंग मेंग याओ के पीछे बैठा था, इसलिए वह मेंग याओ का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन संभवतः ये भी लाल होना चाहिए। क्या वह अपनी क्यूई विचलन से उबर नहीं पाई थी? इस बात को ध्यान में रखते हुए हुआन फैंग ने मेंग याओ के शरीर में और अधिक आंतरिक शक्ति प्रवाहित करने की तैयारी की। जैसे ही उसका हाथ मेंग याओ से संपर्क में आया, मेंग याओ का शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा और उसके बाद वह उसकी आवाज सुन सकती थी, मैं पहले से ही ठीक हूँ, धन्यवाद। क्या सब ठीक है? यह अच्छा है। मेंग याओ की सामान्य आवाज सुनकर हुआन फैंग ने भी राहत की सांस ली। जब तक कुछ भी गलत नहीं था तब तक सब ठीक था। वास्तव में केवल मेंग याओ ही इस स्थिति के बारे में जानता था। शुरुआत में मेंग याओ अपनी चोटों से उबरने के लिए शांतिपूर्वक साधना कर रहा था। हालांकि जब हुआन फैंग उसके पास बैठा तो सब कुछ बदल चुका था। हालांकि मेंग याओ अपनी आंखें बंद करके साधना कर रही थी, लेकिन वह हुआन फैंग की आंखों को अपनी ओर देखता हुआ महसूस कर सकती थी। जब वह उसे देख रहा था तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने सोचा कि जब वो सड़क पर थी तो हुआन फैंग उसे कुछ घंटों तक गले लगाए रहा था, जिससे मेंग याओ को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद उसने अपनी कल्पना को उड़ान देना शुरू कर दिया। साधना क्षेत्र में कई लोग एक दाव साथी बनाते थे और एक जोड़ी साधना करते थे, जो व्यक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा था। मेरे मन में मेंग याओ की प्रतिष्ठा के साथ स्वाभाविक रूप से कई पुरुष साधक हैं जो उसके साथ दाव साथी बनाना चाहते हैं। उनमें से कुछ युवा प्रतिभाएं हैं या विभिन्न महान संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं या कबीले के बुजुर्गों में से युवा लोग हैं। हालांकि मेंग याओ ने हमेशा इन लोगों को दूसरों से दूर रखा था। इससे पहले उसने कभी किसी के साथ साधना साथियों की जोड़ी बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी और वह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी। इसलिए उसे नहीं लगा कि उसे साधना साथियों की जोड़ी ढूंढनी है, और अगर वह चाहती भी है तो उसे खुद से ज्यादा मजबूत किसी को ढूंढना होगा। हालांकि हुआन फैंग से मिलने के बाद ये सब बदल गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हुआन फैंग कौन था। उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि हुआन फैंग वास्तव में कितना मजबूत था, और वह जानता था कि हुआन फैंग निश्चित रूप से युवा नहीं था और उससे कुछ साल छोटा भी था। और साधना क्षेत्र में सब कुछ ताकत पर आधारित था। जिनके पास बहुत ताकत होती है उन्हें स्वाभाविक रूप से लोगों से अधिक ध्यान मिलता है। तो मेंग याओ को ऐसा ध्यान क्यों मिलेगा? उसका बाहरी रूप रंग सिर्फ एक कारण था, मुख्य कारण नहीं। मुख्य कारण ये था कि उसका भविष्य उज्जवल था और इतनी कम उम्र में ही उसके पास साधना स्तर का स्वर्णिम गोचरण था। दूसरी ओर की उपस्थिति ने मेंग याओ की समझ को तोड़ दिया। वह ये भी जानती थी कि अगर हुआन फैंग को दूसरे संप्रदायों के लोगों द्वारा खोजा गया तो उसे भी अनगिनत ध्यान मिलेगा। इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से अज्ञात नहीं होगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बुरे लोगों के लिए भी जब तक कि कोई मजबूत था, साधना साथियों की एक जोड़ी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। हुआन फैंग की तो बात ही छोड़िए, जो मजबूत था और इतना युवा था, वह स्वाभाविक रूप से और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। 1864 पहले हालांकि मेंग याओ ने अपना ज्यादातर समय संप्रदाय में साधना करने में बिताया और शायद ही कभी मार्शल आर्ट की दुनिया में गई। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इन चीजों के बारे में पता नहीं था। इसके विपरीत बहुत से लोग उसके साथ साधना भागीदार बनना चाहते थे, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। मूल रूप से मेंग याओ ने भी हुआन फैंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जिस समय हुआन फैंग बैठा वह उसे आंकने लगा, जिससे मेंग याओ की कल्पना उड़ान भरने लगी। क्या हुआन फैंग खुद पर विचार कर रहा था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके साथ एक साधना जोड़ी बनाना चाहता था? अगर उसने यह अनुरोध किया तो क्या वह इससे सहमत होगा या इसे अस्वीकार कर देगा? अगर वह सहमत होता तो क्या ये बहुत ही अनौपचारिक लगता? हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि इसे केवल ऊप के कारण देखने से मेंग याओ के दिल में विभिन्न विचार आने लगे थे। इस समय मेंग याओ शुरू में साधना कर रही थी और यह ऐसा काम था जिसके लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। अंत में हुआन फैंग के अवलोकन के कारण उसने अपनी कल्पना को बेलगाम होने दिया और परिणाम स्वरूप उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा बेलगाम होने लगी। ये सौभाग्य की बात थी कि हुआन फैंग को ये बात पहले ही पता चल गई थी, अन्यथा मेंग याओ की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने सोचा कि हुआन फैंग उसके ठीक पीछे बैठा था, उसकी हथेलियां पहले से ही उसकी त्वचा को छू रही थी। इस तरह की भावना ने उसे महसूस कराया जैसे उसका दिल कांप रहा था, और यह सौभाग्य की बात थी कि उसके शरीर में टूटी हुई हुआन फैंग द्वारा निर्देशित थी और उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि नहीं तो वह बदतर स्थिति में होगी। यही कारण था कि मेंग याओ की त्वचा अभी भी थोड़ी लाल थी और उसकी सांसें तेज थी, भले ही उसने उसके शरीर में वास्तविक ऊर्जा को समायोजित करने में मदद की थी।
ये सब शर्म के कारण था। बेशक मेंग याओ ने हुआन फैंग को कारण नहीं बताया, इसलिए उसमें उस तरह की हिम्मत नहीं थी। हुआन फैंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सोचा कि मेंग याओ को उसकी चोटों के कारण क्यूई विचलन था और अब उसने उसकी रिलेट क्यूई के प्रवाह को नियंत्रित करने में उसकी मदद की थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मेंग याओ ने देखा कि हुआन फैंग फिर से एक तरफ बैठ गया है और उसकी ओर नहीं देख रहा है, तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर निराशा भी झलक रही थी। हालांकि क्योंकि हुआन फैंग नहीं देख रहा था, वह अब घबराई नहीं थी और अंततः अपने दिल को शांत करने में सक्षम हो गई और धीरे धीरे अपनी असली क्यूई को पुनः प्राप्त कर सकी। दूसरी तरफ हुआन फैंग भी निष्क्रिय नहीं था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि वह आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। उसने हर समय शातिर जानवर की उपस्थिति को भी नोटिस किया था, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ वह उनका पीछा कर रहा था। हुआन फैंग पहले से ही यहाँ काफी समय से था और आखिरकार उसे समझ में आ गया था कि इन 100,000 पहाड़ों के भीतर एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसलिए भले ही वे पहले से ही गुफा में छिपे हुए थे, हुआन फैंग ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और आसपास की स्थिति पर नजर रखी। बहुत जल्दी ही हुआन फैंग को स्थिति का पता चल गया। जिस दिशा से वे आ रहे थे वहाँ स्पष्ट आवाज आ रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति था जो उनका पीछा कर रहा था। इस समय मेंग याओ ने भी उसकी आवाज सुनी और अपनी आंखें खोली। हुआन फैंग ने उसे चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपना सिर हिलाया। हुआन फैंग और मेंग याओ भी निश्चित थे कि यह पहले वाला शातिर जानवर था। उन दोनों ने अपनी सांस रोक ली। ये सच था कि यह गुफा अच्छी तरह से छिपी हुई थी, लेकिन एक बार जब इसे दूसरे पक्ष द्वारा खोजा गया तो वे जाल में कछुओं की तरह होंगे। हुआन फैंग की मानसिक स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण थी और उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई थी। इस समय मेंग याओ, जो मूल रूप से थोड़ा घबराया हुआ और डरा हुआ था, उसके सामने हुआन फैंग को देखा। किसी कारण से उसका दिल तय हो गया था, वह मेल की रक्षा करेगा। मेंग याओ के मन में ऐसा विचार आया। उसके चेहरे पर जो अभी अभी शांत हुआ था, लाल रंग की 2 बूंदें फिर से उभर आईं। सौभाग्य से हुआन फैंग का ध्यान उस पर नहीं था और उसकी पीठ उसकी ओर थी। हुआन फैंग को ये देखकर घबराहट हुई कि बाहर खड़ा वह दुष्ट जानवर उनकी गुफा से ज्यादा दूर नहीं रुका था। गुफा के प्रवेश द्वार पर रखी शाखाओं के बीच से हुआन फैंग देख सकता था कि उससे दूर खड़ा वह दुष्ट जानवर था जो इंसान का रूप ले चुका था। इस समय दुष्ट जानवर अब अकेला नहीं चल रहा था, उसके बगल में अभी भी कई शक्तिशाली दिखने वाले दुष्ट जानवर खड़े थे। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वे क्या खोज रहे थे और उसने गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। इस समय अगर उसे खोजा गया तो वह निश्चित रूप से एक निराशाजनक स्थिति में आ जाएगा। कुछ समय बाद हुआन फैंग ने देखा कि एक क्रूर जानवर उनकी दिशा में देख रहा था, जो अपनी आंखों से खोज रहा था। हुआन फैंग के शरीर में सारी आंतरिक शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी, जो किसी भी समय बाहर निकलने के लिए तैयार थी। हालांकि हुआन फैंग को राहत की सांस लेने वाली बात यह थी कि शातिर जानवर जो अपने मानव रूप में बदल गया था, पीछा करने से पहले यहाँ केवल एक पल के लिए रुका था। उसके बाद उसके पीछे के अन्य शातिर जानवर भी उसके पीछे पीछे चले गए और यहाँ तक कि शातिर जानवर जो हुआन फैंग के समूह को देख रहा था वह भी चला गया। हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि अगर शातिर जानवर यहाँ कुछ देर और रुकता तो वह और मेंग याओ और दोनों ही बेनकाब हो जाते। इस समय वे दुष्ट जानवर पहले ही जा चुके थे। हुआन फैंग ने राहत की एक बड़ी सांस ली और उसके बाद वह फिर से मेंग याओ के बगल में बैठ गया। जब तक वे बाहर नहीं गए तब तक उसके पाए जाने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। वे चले गए। पहले शांति से आराम करो, हुआन फैंग ने मेंग याओ से कहा। हाँ, मेंग याओ ने सिर हिलाया और तुरंत अपने मन को नियंत्रित किया, खुद को और अधिक बकवास सोचने से रोक लिया। इस समय अगर वह फिर से पागल हो गया तो यह निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, नहीं हुआन फैंग के लिए। हुआन फैंग और मेंग याओ ने छोटी सी गुफा में रात बिताई। दोनों ने रात भर साधना की थी और गुफा के बाहर दुष्ट जानवर की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। 100,000 पहाड़ों वाली रात न केवल सुरक्षित थी बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक थी। दूसरे दिन सूरज उगने के बाद हुआन फैंग और मेंग याओ को भी यात्रा करने की कोई जल्दी नहीं थी। मेंग याओ की चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और इस समय जल्दी करना जाहिर तौर पर उसके ठीक होने के लिए हानिकारक था। इसके अलावा वे दोनों पहले ही रास्ता भटक चुके थे, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। इस प्रकार हुआन फैंग और मेंग याओ ने फिलहाल गुफा से बाहर न निकलने का फैसला किया। वे कुछ दिनों तक यही आराम करेंगे और मेंग याओ को ठीक होने देंगे। इस प्रकार वे दोनों इस छोटी सी गुफा में बस गए। मेंग याओ शर्म के शुरुआती दौर से गुजरने के बाद आखिरकार ठीक हो गई थी। हुआन फैंग ने मेंग याओ को उसके आंतरिक चोटों से उबरने में मदद करने के लिए स्टोरेज बॉक्स की दुकान से कुछ दवाई भी खरीदी थी, जिसका असर बुरा नहीं था, लेकिन इस बात से मेंग याओ हैरान नहीं हुई। उसकी नजर में हुआन फैंग बहुत रहस्यमय था। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी भयानक ताकत होना, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था और उसका कुछ अच्छी गोली लेना आश्चर्यचकित होने लायक नहीं था। इन कुछ दिनों के दौरान हुआन फैंग कभी कभी भोजन के लिए कुछ शातिर जानवरों का शिकार करने के लिए चुपके से बाहर निकल जाता था। हर बार जब वह बारबेक्यू पकाता था तो वह पूरी तरह से बाहर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता था। उसे डर था कि उसकी तरफ की आग शातिर जानवरों का ध्यान आकर्षित करेगी और इस वजह से हुआन फैंग और मेंग याओ के पास इन कुछ दिनों में खाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। हालांकि वे दोनों दृढ़ रहने में सक्षम थे। अपनी खुद की साधना के साथ, हुआन फैंग द्वारा दी गई गोलियों के साथ, कभी कभी हुआन फैंग उसे ठीक होने में मदद करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा भी उसके शरीर में डाल देता था। और हर बार ऐसा होने पर मेंग याओ का दिल तेज गति से धड़कता था और भले ही वह बेहद गुस्से में और उत्साहित थी, हर बार जब वह अपने होठों को काटती और शर्म से अपना सिर नीचे करती तो वह हुआन फैंग के दयालु इरादों को स्वीकार नहीं करती। अंततः 5 दिनों के आराम के बाद मेंग याओ की चोटें कमोबेश ठीक हो गईं और वे दोनों तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। ये पहली बार था जब मेंग याओ 5 दिनों में गुफा से बाहर निकली थी। इससे पहले सभी विविध मामलों को हुआन फैंग ने संभाला था, जिससे उसके दिल की धड़कनें और भी भारी होती जा रही थी। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? क्या यहाँ बहुत शांति नहीं है? हुआन फैंग ने मेंग याओ से कहा। थोड़ा सा, मेंग याओ ने भी सिर हिलाया और कहा। इससे पहले मानव दानव युद्ध के कारण ऐसा लग रहा था मानो पूरे 100,000 पर्वतों में सभी क्रूर जानवर जाग गए हों। पूरे 100,000 पर्वत उबलने लगे थे और हर जगह क्रूर जानवर दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस समय उन्हें कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
आसपास का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। वास्तव में जब मैं पिछले कुछ दिनों से शातिर जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर निकला था तो मैंने पहले ही देखा था कि शातिर जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वे अब कहाँ हैं। हुआन फेंग ने कहा, इन कुछ दिनों में जब हुआन फेंग शातिर जानवरों का शिकार करने के लिए निकला तो वह उन्हें शुरुआत में आसानी से पा सकता था। हालांकि बाद में शातिर जानवरों को ढूंढना अधिक कठिन होता गया और आमतौर पर एक को खोजने में लंबा समय लगता था। उस समय हुआन फेंग को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह थोड़ा असामान्य था। क्या कुछ हुआ? मेंग याओ ने कहा, बहुत संभव है। हुआन फेंग ने अपना सिर हिलाया। वह क्रूर जानवर जिसने मानव रूप धारण किया है, जैसा कि आपने पहले कहा था, एक दुर्लभ दृश्य है। चूंकि वह इस बार प्रकट हुआ है, मुझे लगता है कि वह आसानी से फिर से बंद दरवाजे की साधना में नहीं जाएगा। मैंने मास्टर को ये कहते हुए सुना कि दुष्ट जानवर की क्षेत्रीय जागरूकता बहुत मजबूत है। जब दूसरे लोग उसके क्षेत्र में घुसते हैं तो वे अपने हमले शुरू कर देते हैं और आमतौर पर ये तब तक नहीं रुकता जब तक कि एक पक्ष मर न जाए। उन दुष्ट जानवरों को मनुष्यों और शैतानों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, मेंग याओ ने कहा। क्या कुछ हुआ? मेंग याओ ने कहा, बहुत संभव है। हुआन फेंग ने अपना सिर हिलाया। वह क्रूर जानवर जिसने मानव रूप धारण किया है, जैसा कि आपने पहले कहा था, एक दुर्लभ दृश्य है। चूंकि वह इस बार प्रकट हुआ है, मुझे लगता है कि वह आसानी से फिर से बंद दरवाजे की साधना में नहीं जाएगा। मैंने मास्टर को ये कहते हुए सुना कि दुष्ट जानवर की क्षेत्रीय जागरूकता बहुत मजबूत है। जब दूसरे लोग उसके क्षेत्र में घुसते हैं तो वे अपने हमले शुरू कर देते हैं और आमतौर पर ये तब तक नहीं रुकता जब तक कि एक पक्ष मर न जाए। उन दुष्ट जानवरों को मनुष्यों और शैतानों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, मेंग याओ ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमारा पीछा करते हुए मानव दुनिया तक पहुंच जाएं? हुआन फेंग ने कहा, फिर हंसे। उन्हें लगा कि यह बहुत बेतुका था। हालांकि मेंग याओ की अभिव्यक्ति बदल गई और कहा, यह संभव नहीं है। 1865 हुआन फेंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अविश्वास में कहा, सच में? मैंने एक बार मास्टर को ये कहते हुए सुना था कि कई साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक क्रूर जानवर ने एक शहर पर हमला किया था। मेंग याओ के चेहरे पर एक पुरानी अभिव्यक्ति उभरी जब उसने कहा, ये बहुत समय पहले की बात है। क्रूर जानवर के बीच एक बहुत शक्तिशाली क्रूर जानवर भी दिखाई दिया। ये सभी जानवरों का राजा बन गया और फिर इसके नेतृत्व में क्रूर जानवर ने नश्वर दुनिया के शहर पर हमला करने की पहल की और क्योंकि यह घटना अचानक हुई, इसने बहुत सारे लोगों को हताहत किया। उसके बाद ही कई महान शक्तियों ने क्रूर जानवर को मारने के लिए हाथ मिलाया। हालांकि मनुष्यों के लिए यह एक आपदा भी थी। यहाँ बोलते हुए मेंग याओ ने चारों ओर फैली खामोशी को देखा और कहा, और इस बार ये बहुत संभावना है कि वही बात फिर से होगी, क्योंकि शातिर जानवर के बीच एक और शक्तिशाली शातिर जानवर प्रकट हुआ है। मेंग याओ ने पहले भी उस मानव सदृश बेरसर जानवर की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था, इसलिए वह उसकी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी। और इस तरह का क्रूर जानवर 100,000 पहाड़ों में सभी क्रूर जानवरों को पूरी तरह से अपने अधीन कर सकता था। अब सवाल ये था कि क्या 100,000 पहाड़ों में मौजूद सभी खतरनाक जानवर इंसानों पर हमला करने का इरादा रखते थे? अगर ऐसा था तो यह संभवतः कई साल पहले हुई आपदा से भी ज्यादा भयंकर आपदा होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह क्रूर जानवरों और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। साथ ही मत भूलिए, डेविल्स के लोग अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में हैं। हालांकि वे दुष्ट जानवर के समान समूह में नहीं थे, फिर भी वे मानव जाति के दुश्मन थे। अगर दुष्ट जानवर वास्तव में शहर पर हमला करना चाहता था तो मानव जाति को एक ही समय में दोनों पक्षों के दुश्मनों का सामना करना होगा। ये सोचकर मेंग याओ चिंतित हो गया। उसे इंसानों, अपने संप्रदाय, अपने गुरुओं और बहनों की चिंता थी। अगर तुम ऐसा कहते हो तो यह वास्तव में संभव है, हुआन फेंग ने अपनी टूटी को रगड़ते हुए कहा। मेंग याओ के चिंतित भाव को देखकर उसने उसे सांत्वना दी, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मानवता कई साल पहले हुई आपदा से सफलतापूर्वक नहीं गुजरी? इस बार सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शैतान के लोग अभी भी वहाँ हैं। हो सकता है कि वे पहले शातिर जानवर से लड़े और उन दोनों को नुकसान उठाना पड़े। जब समय आएगा तो नश्वर दुनिया के लोग गंदगी को साफ करने के लिए फिर से बाहर आएंगे और 100,000 पहाड़ों और 100,000 पहाड़ों से छिपे हुए खतरे सभी समाप्त हो जाएंगे। काश ऐसा हो पाता, मेंग याओ ने आह भरते हुए कहा। यह आदर्श स्थिति थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद यह आसान नहीं होता। आखिरकार चाहे शैतान हो या क्रूर जानवर, उनके मुख्य दुश्मन इंसान ही होंगे और शैतान और मानव जैसे बेरसिक जानवर बुद्धिमान माने जा सकते हैं, इसलिए वे कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ इस बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, हम देखेंगे कि बाहर क्या हो रहा है, हुआन फेंग ने कहा। हाँ, मेंग याओ ने अपना सिर भारी स्वर में हिलाया। यहाँ उसके बारे में चिंता करना बेकार था। अगर शातिर जानवर वास्तव में मानव शहरों पर हमला करना चाहता था तो बाहर बहुत अराजकता और खतरा होगा। वह यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था, उसे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना था। इसके बाद वे दोनों तेजी से आगे बढ़े। मेंग याओ की चोटें कमोबेश ठीक हो चुकी थी और अब वह बोझ नहीं रह गया था। नतीजतन वे दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, तुम अभी यही रहो, मैं हवा में जाकर देखता हूँ। अगर वे दुष्ट जानवर चले गए हैं तो हम आसमान से उड़ सकते हैं और ये तेज होगा और हम खो नहीं जाएंगे। अगर कोई और दुष्ट जानवर हमला करता है तो तुम यही रहो, मैं उन्हें बहकाकर भगा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। आधे रास्ते में हुआन फेंग को कुछ सूझा और उसने मेंग याओ से कहा, जाहिर है अगर वे उड़ सकते तो उनकी गति बहुत तेज होती। इसके अलावा अगर वे हवा में उड़ते तो उनकी दृष्टि बहुत बेहतर होती और उन्हें खो जाने की चिंता नहीं होती। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि क्या यहाँ के सभी दुष्ट जानवर सच में चले गए हैं, इसलिए हुआन फेंग को पहले इसका परीक्षण करना था। अन्यथा अगर वह लापरवाही से आसमान में उड़ गया तो वे दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, तुम सावधान रहना। मेंग याओ अनुचित नहीं थी, वह जानती थी कि उसकी अपनी ताकत हुआन फेंग की तुलना में बहुत कमजोर थी। हुआन फेंग को विश्वास था कि वह शातिर जानवर के घेरे से बच सकता है। अगर वह हवा में अकेले शातिर जानवर द्वारा निशाना बनाया गया तो वह शायद मौके पर ही मर जाएगा। मेंग याओ की भावनाएं इस समय काफी जटिल थी। उसे उम्मीद थी कि हुआन फेंग ऊपर उड़ने में सफल हो जाएगा और उसे रोकने के लिए किसी भी खतरनाक जानवर के बिना उनके लिए जगह छोड़ना ज्यादा सुविधाजनक होगा। दूसरी ओर उसे ये भी उम्मीद थी कि दुष्ट जानवर उन्हें रोक लेगा। इस तरह ये साबित हो जाएगा कि उनका पिछला अनुमान गलत था। हुआन फेंग ने मेंग याओ की ओर सिर हिलाया।
अपनी जटिल भावनाओं के तहत वह आकाश में उड़ने से पहले कुछ दूर आगे बढ़ी। हुआन फैंग उड़ रहा था, इसलिए वह अपने दिल में थोड़ा चिंतित भी था। इसलिए वह हर समय अपने आसपास की चीजों पर कड़ी नजर रखता था और जब भी उसे कुछ गड़बड़ नजर आती तो वह तुरंत वहां से चला जाता। हालांकि जब तक उसकी अदृश्यता मानव रूप में दुष्ट जानवर जैसी नहीं होती, हुआन फैंग का मानना था कि उसकी अदृश्यता का पता लगने की संभावना अभी भी बहुत कम है। हालांकि हुआन फैंग कुछ समय तक पूरी तरह से सतर्क होकर हवा में रहा और उसने एक भी दुष्ट जानवर को दिखाई नहीं दिया। ये स्पष्ट रूप से पहले की स्थिति से अलग था। पहले जब हुआन फैंग ने उड़ान भरी थी तो दुष्ट जानवरों के एक बड़े समूह ने पहले ही उसे घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हुआन फैंग उनके घर में घुस आया था और हुआन फैंग को भगाने पर जोर दे रहा था या उसे मार भी सकता था। इस बार उन्हें एक भी उड़ता हुआ दुष्ट जानवर नहीं दिखा। हुआन फैंग ने थोड़ी देर और इंतजार किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उड़ता हुआ दुष्ट जानवर दिखाई न दे। फिर वो उतरा और मेंग याओ की ओर बढ़ा। चलो आसमान से चलते हैं, हवा में कोई उड़ता हुआ दुष्ट जानवर नहीं है। ठीक है, मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया। उसे पहले से ही परिणाम पता था। अगर ऐसा था तो उनका पिछला अनुमान सही था और इससे वो बाहरी दुनिया के बारे में और भी चिंतित हो गई। वे दोनों तेजी से हवा में उठे और फिर उड़ गए। मेंग याओ को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि हुआन फैंग की उड़ान की गति को कम से कम उसकी तुलना में तेज नहीं माना गया था। इसके अलावा जिस तरह से वो उड़ता था वो उनसे अलग लग रहा था। क्या तुम्हें अपनी तलवार पर उड़ने की जरूरत नहीं है? मेंग याओ ने हुआन फैंग की ओर देखा और पूछा। तलवार उड़ान? हुआन फैंग चौंक गया। मेंग याओ के पैरों के नीचे उड़ती तलवार को देखकर वह समझ गया। फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे गुरु ने मुझे ये चीजें नहीं सिखाई। हुआन फैंग के शब्द स्वाभाविक रूप से एक बहाना थे, लेकिन वास्तव में उसका कोई स्वामी भी नहीं था। हालांकि मेंग याओ को संदेह होने से बचाने के लिए वह केवल इतना ही कह सकता था, उसने मुझे नहीं सिखाया। मेंग याओ चौंक गई। हुआन फैंग इतना शक्तिशाली था तो उसकी ताकत भी निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थी। अंत में हुआन फैंग के पास इतना मजबूत कौशल था, फिर भी वह उड़ने के लिए शाही तलवार तकनीक का उपयोग नहीं कर सका। आपको ये जानना होगा कि तलवार की गति उड़ान अधिकांश साधना संप्रदायों का एक हिस्सा थी और यह एक बुनियादी शिक्षण पद्धति थी। जब तक कोई साधक था तब तक बहुत कम लोग थे जो तलवार की गति उड़ान का उपयोग नहीं कर सकते थे। ये सोचते हुए कि हुआन फैंग का गुरु वास्तव में कितना अजीब था, मेंग याओ ने हुआन फैंग से कहा, तो फिर मुझे तुम्हें सिखाने दो, ये वास्तव में बहुत सरल है। हुआन फैंग की गति तेज नहीं थी, इसलिए अगर दोनों अपनी गति बढ़ाना चाहते थे तो सबसे अच्छा होगा कि हुआन फैंग भी उड़ने के लिए शाही तलवार तकनीक का इस्तेमाल करे। यही कारण था कि मेंग याओ ने हुआन फैंग को सिखाने का फैसला किया। ठीक है, हुआन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। अब वह जिस कारण से उड़ रहा था वह लबादा और उसकी आंतरिक ऊर्जा की उत्तेजना थी। वह ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता था और यह उसकी आंतरिक ऊर्जा को खत्म कर देता। मेंग याओ की शाही तलवार तकनीक के संबंध में हुआन फैंग भी ईर्ष्यालु था। शाही तलवार तकनीक की गति स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में तेज थी और यह बहुत आसान भी थी। हालांकि इसके लिए भी बड़ी मात्रा में चुकी हुई की आवश्यकता थी, लेकिन इस्तेमाल की गई मात्रा बहुत कम थी। और ये कहना होगा कि तलवार पर उड़ना सचमुच काफी सुंदर था। उसके बाद मेंग याओ ने हुआन फैंग को शाही तलवार उड़ाने के मंत्र के बारे में बताया। हुआन फैंग की साधना का वर्तमान स्तर कम नहीं था और उसने मंत्रों को जल्दी से याद कर लिया और समझ लिया। हालांकि केवल मंत्रों को जानना पर्याप्त नहीं था, इसके लिए एक उड़ने वाली तलवार की आवश्यकता होगी। सभी तलवारों को उड़ने वाली तलवार नहीं माना जा सकता। ये कुछ ऐसा था जिसमें मेंग याओ मदद नहीं कर सकती थी। उसके पास केवल एक तलवार थी। यहाँ नश्वर दुनिया और शैतानों के कई लोग मारे गए थे, इसलिए इन लोगों के अवशेषों से एक ऐसा हथियार ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा जिसे उड़ने वाली तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हकीकत में अगर वह अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाता तो हुआन फैंग आसानी से लॉन्ग स्वॉर्ड के एक सेट के लिए आदान प्रदान कर सकता था, लेकिन जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो वह ऐसा कभी नहीं करेगा। इस तरह यह आसानी से खुद को उजागर कर देगा और यह कुछ ऐसा था जो हुआन फैंग करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसने कुछ दिनों के लिए मेंग याओ के साथ बातचीत की थी और महसूस किया कि वह भी एक अच्छी इंसान थी। उड़ने वाली तलवार पाने के बाद हुआन फैंग ने मेंग याओ के मार्गदर्शन में इसे कुछ बार आजमाया और फिर आसानी से ऊपर उड़ गया। इसके अलावा हुआन फैंग की आंतरिक ऊर्जा मेंग याओ की तुलना में बहुत गहरी थी, इसलिए जब वह उड़ने वाला लबादा पहने हुए था तो उसकी उड़ान की गति मेंग याओ की तुलना में बहुत तेज थी। इस प्रकार जिस गति से वे दोनों आगे बढ़े वह अचानक तेज हो गई और प्रकाश की दो किरणों की तरह वे आकाश में फैल गए। और बाद में उन दोनों को एहसास हुआ कि उनके पीछे नश्वर दुनिया के शिष्य या शैतान के शिष्य भी एक के बाद एक आकाश में उड़ रहे थे। ये संभव था कि उन्होंने हुआन फैंग और अन्य लोगों को हवा में उड़ते हुए देखने के बाद 100,000 पहाड़ों के भीतर असामान्यता को भी महसूस किया था। यही वजह थी कि उन्होंने भी हवा में उड़ना चुना था। इसके बाद हवा में उड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और कई लोग अभी भी हुआन फैंग और बाकी लोगों के पीछे चल रहे थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि वे हुआन फैंग और बाकी लोगों के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए वे बहुत दूर रह गए। एक और मेंग याओ दोनों को लगा कि इस समय जब तक लोग अंदर हैं या उन्हें देख रहे हैं वे निश्चित रूप से हवा में उठेंगे। इस तरह जब तक वे जीवित हैं वे भी बाहर उड़ पाएंगे, जो कि मॉडल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पहाड़ पर इतने सारे लोग होंगे। मेंग याओ ने उड़ते हुए अपने पीछे असंख्य काले धब्बों को देखते हुए कहा। इस समय महान युद्ध को कई दिन बीत चुके थे और मेंग याओ को अभी भी लगता था कि पहाड़ में बहुत कम लोग बचे हैं। या तो वे पहले ही पहाड़ छोड़ चुके थे या वे पहले ही दुष्ट जानवर द्वारा मारे जा चुके थे। वहाँ बहुत अधिक जीवित लोग नहीं बचे होंगे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस पहाड़ पर इतने सारे लोग होंगे। अब जब उन्होंने देखा कि यह हवा में सुरक्षित है तो वे सभी आसमान में उड़ गए। वास्तव में यह इसलिए था क्योंकि 100,000 पर्वत बहुत बड़ा था। हालांकि पहाड़ में बहुत से लोग बचे थे, लेकिन हर कोई जगह जगह बिखरा हुआ था और एक दूसरे से नहीं मिलता था, इसलिए कई लोगों को पता नहीं था कि वास्तव में उनके पास इतने सारे साथी थे। पहाड़ हुआन फैंग ने भी पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वहाँ वास्तव में बहुत सारे लोग थे। चलो उनका इंतजार करते हैं। हुआन फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है। मेंग याओ ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं की। हुआन फैंग और मेंग याओ रुक गए और इंतजार करने लगे।
पीछे के लोग भी उनके पीछे आने लगे। मैं स्टिल वाटर हाउस से सीनियर सिस्टर याओ हूँ। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन याओ, एक तो आप अभी तक नहीं गई। ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोग अभी भी जीवित हैं। जब उन लोगों ने मेंग याओर को देखा तो उन सभी ने बड़ी खुशी के साथ उसका स्वागत किया। हुआन फेंग हैरान था। अब उसे याद आया कि जब उसने उससे उसका नाम पूछा था तो उसने आश्चर्य से पूछा था कि वह वास्तव में उसे नहीं जानता। उस समय वह अभी भी सोच रहा था कि शायद वह बहुत आत्ममुग्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई उसे जानता हो। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसने मेंग याओ को गलत समझा था। मेंग याओ की लोकप्रियता और प्रसिद्धि वाकई बहुत ज्यादा थी और जो साधक उसके पास पहुंचे थे वे सभी मेंग याओ को पहचानते थे। इसके अलावा वे सभी उसके प्रति बहुत विनम्र थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उससे पहले ये पूछती। इसके अलावा हुआन फेंग को एहसास हुआ कि ये सभी लोग मेंग याओ के प्रति बहुत विनम्र थे और सभी उसे सीनियर बहन कहते थे। चाहे वे बड़े लोग हो या छोटे, वे सभी उसे यही कहते थे। मेंग याओ ने भी हुआन फेंग की आंखों में नजर देखी और अपने दिल में थोड़ा अजीब महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने भी सोचा था कि जब वह हुआन फेंग से मिली थी तो क्या हुआ था, और उसे एहसास हुआ कि हुआन फेंग का ये कहने का मतलब नहीं था कि वह उसे नहीं पहचानता। उसके बाद मेंग याओ ने हुआन फेंग का परिचय सभी से कराया और कहा कि वह एक साधक था जो बंद कमरे में साधना करता था। वह शायद ही कभी बाहर घूमने निकलता था, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। जाहिर है मेंग याओ के दिल में हुआन फेंग भरोसेमंद था, इसलिए उसे ये भी उम्मीद थी कि दूसरे लोग हुआन फेंग का सम्मान करेंगे। ताकत के मामले में हुआन फेंग की ताकत उसके अपने मालिक से भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए स्पष्ट था कि मेंग याओ नहीं चाहती थी कि ये लोग हुआन फेंग को नजरअंदाज करें। अगर ऐसा होता तो हुआन फेंग अंदर से असहज महसूस करता। हालांकि जो शिष्य अभी अभी आए थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हुआन फेंग को कार्रवाई करते नहीं देखा था और हुआन फेंग बहुत बुरा नहीं लग रहा था, इसलिए किसी को भी नहीं लगा कि युवा हुआन फेंग दुर्जय था। जहाँ तक मेंग याओ का सवाल है, बाकी सब कुछ अलग था। मेंग याओ लंबे समय से मशहूर थी, इसलिए इन शिष्यों ने कमोबेश उसका नाम सुना था और उसकी ताकत के बारे में जानते थे। इसलिए जब सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने अवचेतन रूप से मेंग याओ को अपना नेता मान लिया, बजाय इसके कि मेंग याओ द्वारा बताए गए ज्यादा शक्तिशाली हुआन फेंग को अपना नेता मान लिया। इस स्थिति को देखकर मेंग याओ ने हुआन फेंग को माफी मांगते हुए देखा, लेकिन हुआन फेंग ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसे इन लोगों की राय की बहुत परवाह नहीं थी। इतना कुछ अनुभव करने के बाद स्वाभाविक रूप से ऐसी कई चीजें होंगी जो उसे इसके प्रति उदासीन बना देंगी। इसके अलावा इस मामले से वह एक बार फिर मेंग को देखने में सक्षम था इसके प्रति उदासीन। इसके अलावा इस मामले से वह एक बार फिर लोगों के इस समूह के दिलों में मेंग याओ की स्थिति को देखने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआन फेंग ने पाया कि इन लोगों में से कुछ लोग मेंग याओ से भी ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि मेंग याओ का सामना करते समय वे सभी विनम्र थे और उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए तैयार थे। ये बहुत दिलचस्प था। ये देखकर कि हुआन फेंग नाराज नहीं था, उसने राहत की सांस ली। उसे सच में डर था कि हुआन फेंग गुस्से में उन्हें पीछे छोड़ देगा। आखिरकार वह खुद से बेहद प्रभावित थी और उसे हुआन फेंग पर भरोसा करना था। केवल हुआन फेंग के साथ ही उसे सुरक्षा का एहसास हो सकता था। इसके अलावा मेंग याओ को संदेह था कि शातिर जानवर वास्तव में मानव शहरों पर हमला करने गया था, इसलिए हुआन फेंग जैसे मजबूत व्यक्ति के साथ ये बहुत मददगार होगा, लेकिन हुआन फेंग के चले जाने के बाद ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। सौभाग्य से हुआन फेंग के मानक बहुत बड़े थे और उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसी समय मेंग याओ ने राहत की सांस ली। वह हुआन फेंग को और भी अधिक सम्मान देता था। सभी के एकत्र होने के बाद वे निकटतम मानव नगर की ओर उड़ गए। चूंकि वे हवा में थे इसलिए उनकी दृष्टि अच्छी थी, इसलिए वे आसानी से दिशा पहचान सकते थे और कोई चक्कर नहीं लगा सकते थे। और यह संभव था कि शैतानों के लोगों ने देखा था कि वहाँ बहुत सारे शिष्य इकट्ठे हुए थे, इसलिए वे सभी की नजरों के सामने नहीं आए ताकि उन्हें परेशानी हो और उन्हें पता न हो कि वे कहाँ चले गए। हालांकि ये निश्चित था कि शैतानों के लोगों में से निश्चित रूप से कई ऐसे होंगे जो बचने में कामयाब रहे। हालांकि डेविल्स के बिना ये स्पष्ट रूप से सभी के लिए अच्छी बात थी। आधे दिन से भी कम समय में सभी लोग पहले ही 100,000 पर्वतों की श्रृंखला से बाहर उड़ चुके थे और दूर से वे पहले से ही मानव भवनों को देख सकते थे। आओ नीचे चलें, कहा। वर्तमान में लोगों के इस समूह का नेतृत्व उसके द्वारा किया जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ही आदेश जारी करना था। लेकिन आदेश देते समय वह अवचेतन रूप से हुआन फेंग की ओर देखती थी। यदि हुआन फेंग इसके खिलाफ होता तो वह तुरंत अपना विचार बदल देती। सौभाग्य से हुआन फेंग ने रास्ते में उसकी किसी भी शिकायत पर आपत्ति नहीं जताई। सभी ने अपनी उड़ान की ऊंचाई कम कर ली और क्षेत्र की जांच करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जैसे जैसे ऊंचाई कम होती गई उनमें से कई लोग वहीं सिकुड़ने लगे। हुआन फेंग की दृष्टि का क्षेत्र सबसे दूर था, इसलिए वह पहले से ही नीचे की स्थिति देख सकता था। केवल इस समय उसने कुछ नहीं कहा और अपनी ऊंचाई कम करना जारी रखा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? पृथ्वी पर नर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई और चर्चाएं और अधिक तेज होती गई। मेंग याओ का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा था। हर जगह टूटी हुई दीवारें थी और कई जगहों पर आग की लपटें भी जल रही थी। शहर में जमीन पर कुछ लाशें अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी थी और इन लाशों की संख्या कम नहीं थी। साथ ही उनमें से कई के हाथ और पैर गायब थे जो स्पष्ट रूप से क्रूर तरीके से मारे गए थे। पूरे शहर में मौत जैसा सन्नाटा था। जलते हुए घरों की चिटचिटाहट की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। जब सभी लोग जमीन पर उतर गए तो मेंग याओ ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ कहा, सभी लोग हर जगह खोजे, देखते हैं कि क्या कोई अभी भी जीवित है। ठीक है, सभी लोग कुछ खोजने निकल पड़े। चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे इसलिए शहर का इलाका भी बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए सभी ने जल्दी जल्दी पूरा शहर छान मारा। लेकिन सबसे निराशाजनक बात यह थी कि पूरे शहर में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। जीवित लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक भी जीवित मूर्ति भी नहीं दिखी। ये कहा जा सकता है कि यह एक पूर्ण नरसंहार था। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसने किया? मेंग याओ ने पूछा। उनके घाव देखो, शायद उन्हें किसी क्रूर जानवर ने मारा है। देखो, उनके शरीर पर खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये उनके तीखे पिंजों के निशान हैं। साथ ही उनकी कई लाशें अधूरी हैं और उन पर काटे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। किसी ने लाश को देखा और कहा। बाकी लोगों ने इसे देखकर सिर हिलाया। कुछ समय पहले ही उन्होंने दुष्ट जानवर से युद्ध किया था, इसलिए वे दुष्ट जानवर के आक्रमण के तरीकों और उसकी क्रूरता से परिचित थे।
और उसके सामने पड़ी लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच क्रूर जानवरों की लाशें हैं। इससे पहले उसने और हुआन फेंग ने केवल यह अनुमान लगाया था कि दुष्ट जानवर मानव शहरों पर हमला करने आएगा, लेकिन ये केवल एक अनुमान था। अब हालात को देखते हुए उनके अनुमान बहुत हद तक वास्तविकता में बदल सकते हैं। हालांकि मेंग याओ को खुशी का जरा भी अंदाजा नहीं था, बस वजन का अंदाजा था। इंसान ने अभी शैतानों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और शैतानों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, और अंत में एक के बाद एक शातिर जानवर का खतरा सामने आया। पूरे मानव समाज के लिए ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। हालांकि मेंग याओ को खुशी का जरा भी अंदाजा नहीं था, बस वजन का अंदाजा था। इंसान ने अभी शैतानों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और शैतानों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, और अंत में एक के बाद एक शातिर जानवर का खतरा सामने आया। पूरे मानव समाज के लिए ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। सभी ने बाकी लाशों की जांच की और पाया कि वे सभी एक जैसी थी। इससे वे मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि इन लोगों को क्रूर जानवर ने मारा था। हालांकि मेंग याओ और हुआन फेंग के अनुमानों से अलग ये था कि दूसरों को लगा कि यह केवल एक अपवाद था। आखिरकार ये शहर 100,000 पहाड़ों के ठीक बगल में था और दुष्ट जानवर द्वारा हमला किया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर हमेशा आज्ञाकारी रूप से अपने क्षेत्र में नहीं रहता था। कभी कभी दुष्ट जानवर बाहर आ जाता था, इसलिए यह आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं थी। उन्होंने नहीं सोचा कि यह मामला बहुत गंभीर था। मेंग याओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, भले ही वह कहती तो ज्यादातर लोग उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वह समूह को अगले मानव शहर में ले गई। और जैसा कि मेंग याओ ने उम्मीद की थी, ये शहर जिस शहर से वे पहले गुजरे थे की तरह पूरी तरह से शांत था और वहाँ एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा था। अंततः किसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 18,672 क्या हो रहा है? शहर में एक और नरसंहार। ऐसा लगता है कि दुष्ट जानवर अभी भी ऐसा कर रहा है। अजीब बात है, दुष्ट जानवर यहाँ से इतनी दूर क्यों भाग गया? ये सही है, हम पहले से ही 100,000 पहाड़ों से काफी दूर हैं, फिर भी क्रूर जानवर हमला क्यों कर रहे होंगे? ये पता चलने के बाद कि एक और शहर में नरसंहार हुआ है, किसी को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पिछले शहर में सभी बचे हुए लोग मारे गए थे। हालांकि लोग नाराज थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पिछले सालों में शातिर जानवर भी थे जो कभी कभी हत्या करने के लिए 100,000 पहाड़ों से बाहर आते थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि दूसरा शहर भी ऐसी ही स्थिति में था, तो कई लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये शहर पहले से ही 100,000 पहाड़ों से काफी दूर था और दुष्ट जानवर इतनी दूर नहीं भाग सकता था, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था और सब कुछ गड़बड़ था। कई लोगों के दिलों में संदेह था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। हर कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डर है कि शातिर जानवर 100,000 पहाड़ों से बाहर आ गए हैं। उन्होंने 100,000 पहाड़ों से शुरू किया है और वहाँ अपना रास्ता बनाते हुए सभी गांवों को नष्ट कर दिया है। हम इंसान पहले से ही बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। ये देखते हुए कि कई लोगों को अपने संदेह थे, मेंग याओ ने अपना पिछला अनुमान व्यक्त किया। क्या वह खतरनाक जानवर भी बाहर आ गया है? असंभव है न? ये भी संभव है। क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? पहले जब हम हवा में उड़ रहे थे तो एक भी खतरनाक जानवर दिखाई नहीं दिया था। तुमने जो अभी कहा उसे सुनने के बाद मुझे याद आया कि यह सच लग रहा था। पहले मैं भागने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैं इस बिंदु के बारे में भूल गया। तो आप कह रहे हैं कि क्या ये सचमुच संभव है कि वह क्रूर जानवर उनके पहाड़ों से निकला हो? शैतानों के उन लोगों का अभी तक सफाया नहीं हुआ है और अंत में दुष्ट जानवर वाली घटना फिर घटित हुई। बहुत से लोगों ने धीरे धीरे मेंग याओ के अनुमान पर विश्वास कर लिया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुष्ट जानवर को मनुष्यों को मारते हुए नहीं देखा था, लेकिन विभिन्न संकेतों से ये बहुत संभव था कि मेंग याओ ने जो कहा था वह सच था। इससे सभी के दिलों में कुछ चिंता हुई। पहले जब वे शैतानों से लड़ रहे थे तो उन्हें कोई फायदा नहीं था, बल्कि वे थोड़े नुकसान में थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि यह सबसे खतरनाक चीज नहीं थी। सबसे खतरनाक चीज तो ये थी कि यह अभी आई थी। ठीक है, सब लोग जल्दी से यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मेरा मानना है कि हमारे संप्रदाय को भी इस समय तक पता चल गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। हमें जल्दी से जल्दी उनका साथ देना चाहिए। मेंग याओ ने कहा, ये सही है, हो सकता है कि हमारा संप्रदाय पहले ही दुष्ट जानवर से लड़ चुका हो। ठीक है, जल्दी करो और जाओ। सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस समय वे सभी पहले संप्रदाय में वापस लौटना चाहते थे। परिणाम स्वरूप वे एक बार फिर से उड़ान भरने लगे, पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए। रास्ते में उन्होंने एक के बाद एक गांवों को नष्ट होते देखा। इस बार उनमें से कोई भी उनका निरीक्षण करने के लिए नीचे नहीं आया, लेकिन उनके दिल भारी थे। उसके बाद कुछ लोग समूह छोड़कर अपने अपने संप्रदाय में वापस चले गए, लेकिन जल्द ही बुरी खबर आई। जो लोग अपने संप्रदाय छोड़कर अकेले अपने संप्रदाय में वापस आए थे, वे जल्द ही वापस आ गए। क्या हो रहा है? जब उन्होंने देखा कि जो लोग पहले चले गए थे वे तेजी से वापस भाग रहे हैं, तो सभी के मन में संदेह पैदा हो गया। कुछ बड़ा हुआ है। वापस उड़कर आए शिष्य ने घबराए हुए भाव से कहा, हमारा संप्रदाय नष्ट हो गया है। संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। इससे पहले जब दुष्ट जानवर ने आम इंसानों के गांवों पर हमला किया था, तो वे पहले से ही हैरान और क्रोधित थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अपने संप्रदाय के साथ ऐसा कुछ होगा। आखिरकार उनके संप्रदाय के सभी लोग खेती करते थे और दूसरों से अलग थे, सामान्य मनुष्य। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि वे जो सोच रहे थे वह गलत था। मुझे लगता है कि यह भी उस दुष्ट जानवर का ही काम है। शिष्य ने कहा, सौभाग्य से मैंने संप्रदाय में कोई लाश नहीं देखी। संप्रदाय के नेता और अन्य लोग अपने लोगों के साथ चले गए होंगे। सभी को राहत मिली जब उन्होंने लाश नहीं देखी। अभी मनुष्य एक खतरनाक स्थिति में थे। अगर एक कम व्यक्ति उन्हें मार सकता है तो उनके पास अतिरिक्त ताकत होगी। इस तरह उनके पास आगे की लड़ाइयों को जीतने का बेहतर मौका होगा। आपको हमारा पीछा करते रहना चाहिए। हम दूसरे संप्रदायों के शिविरों की जांच करेंगे। मेंग याओ ने कहा, ठीक है। शिष्य ने सिर हिलाया। परिणाम स्वरूप वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और एक दूसरे संप्रदाय के शिविर में जाकर देखने लगे। यह एक मध्यम आकार का संप्रदाय था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि यह उसी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचेगा। हालांकि जब वे शिविर में पहुंचे तो हर कोई चुप था। शिविर के खंडहरों को देखते हुए हर कोई कल्पना कर सकता था कि क्या हुआ था। मालिक, संप्रदाय नेता इस संप्रदाय के दर्जनों अनुयायी समूह से अलग हो गए और ये देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या कोई जीवित बचा है।
इसके बाद सभी लोग भी उसके पीछे चले गए। ये स्पष्ट है कि यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ है। हुआन फेंग ने इन खंडहरों को देखा और भारी भाव के साथ कहा, भले ही वह इस दुनिया से कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह आखिरकार एक इंसान था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मानव पक्ष में खड़ा था। मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया। ये भी दुष्ट जानवर ही होना चाहिए। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि इस बार वे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि जिस नारे पर मुझे चिल्लाना चाहिए वह रिविले का नारे है। जब मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया, ये भी दुष्ट जानवर ही होना चाहिए। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि इस बार वे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में मुझे अधिक चिंतित होना चाहिए वह शैतानों का वो व्यक्ति है जो पीछे छिपा हुआ है और अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। हुआन फेंग ने कहा, आपने पहले जो कहा था उसके अनुसार उनके शैतानों की ताकत कमजोर नहीं है, खासकर उनका वह शैतान सम्राट, वह और भी अधिक शक्तिशाली प्राणी है। हालांकि अब तक वे प्रकट नहीं हुए हैं, मानो वे गायब हो गए हों। हुआन फेंग की बातें सुनकर मेंग याओ के चेहरे पर भी चिंता के भाव उभर आए। वास्तव में हालांकि दुष्ट जानवर डरावने थे, लेकिन शैतानों वाले लोगों को कम नहीं आंका जाना चाहिए और अब तक ऐसा लग रहा था कि शैतानों वाले लोग गायब हो गए हैं। तभी लोगों को और भी चिंता होने लगी। ये संभव है कि शैतानों वाले लोग दुष्ट जानवर से लड़ने के लिए इंसानों का इंतजार कर रहे हों। बस अभी वे चिंतित थे कि कोई फायदा नहीं था और उनके पास शैतानों के लोगों की परवाह करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। सिर्फ दुष्ट जानवर ही उनके लिए भारी दबाव महसूस करने के लिए पर्याप्त था। 1868 के निक्सुआन संप्रदाय के लिए उड़ान 4 उन्होंने खंडहरों की तलाशी ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। उन्हें सभी को चले जाना चाहिए था। हालांकि लड़ाई के निशान अभी भी बहुत स्पष्ट थे। जाहिर है उनके जाने से पहले इस जगह पर भी एक बड़ी लड़ाई हुई थी। इस संप्रदाय से जुड़े दर्जनों शिष्यों ने चुपके से राहत की सांस ली जब उन्हें कोई लाश नहीं मिली। संप्रदाय का मुख्यालय खत्म हो चुका था और जब तक वे ठीक रहेंगे वे इसे फिर से बना सकते हैं। हालांकि सभी का मूड अभी भी बहुत भारी था। 2 संप्रदायों के मुख्यालय एक के बाद एक नष्ट हो चुके थे। जाहिर है इस बार दुष्ट जानवर खतरनाक तरीके से आया, भले ही अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ था। हालांकि अगर ये जारी रहा तो निश्चित रूप से हताहत होंगे। मनुष्यों के लिए हर समय दुष्ट जानवर से बचना असंभव था। अगर ऐसा था, अंत में छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। अतः सभी को समझ आ गया कि एक महान युद्ध अवश्यंभावी है। जांच के बाद वे आगे बढ़ गए। उसके बाद वे कुछ और संप्रदायों के ठिकानों से गुजरे। ये ठिकाने भी पिछले 2 ठिकानों जैसे ही थे। वे सभी खंडहर में तब्दील हो चुके थे। हालांकि बाद में स्थिति अलग हो गई। वहाँ लाशें पड़ी थी, ग्रेटर दैन। जब उन्होंने लाशें देखी तो उनका दिल बैठ गया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा होगा, लेकिन जब उन्होंने इसे सच में देखा तो उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। दृश्य खंडहर में था और अभी भी लोग मर रहे थे। ये स्पष्ट था कि यह लड़ाई बेहद भयंकर थी। हालांकि अंतिम परिणाम तब स्पष्ट था जब उन्होंने दृश्य को देखा कि यह मनुष्यों की विफलता रही होगी। हर कोई स्वाभाविक रूप से बुरे मूड में था। ठीक है सब लोग, चलो चले और खुद को खुश करें। हम इंसानों ने पहले भी कई मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन अंत में हम सभी बच गए। मुझे विश्वास है कि इस बार ये निश्चित रूप से काम करेगा। मेंग याओ ने सभी को प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बार ये दुष्ट जानवर हमारी ओर भयंकर गति से आ रहा है। किसी ने चिंतित होकर कहा, अतीत में हम किसी भी खतरे में नहीं थे, इससे भी ज्यादा खतरे थे। मेंग याओ ने कहा, अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को ढूंढना है जो चले गए हैं और सभी के साथ इकट्ठा होना है। मेरी राय में सभी को पहले से ही शातिर जानवर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वे सभी चले गए होंगे। उन्हें एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होना चाहिए। केवल एक साथ काम करके ही हम शातिर जानवर के हमले का विरोध कर सकते हैं। सब लोग कहाँ हैं? किसी ने पूछा। मेंग याओ ने एक एक शब्द कहा, स्वर्गीय गहन संप्रदाय। सब लोग दंग रह गए। फिर उन्हें समझ आ गया। वास्तव में यदि वे एकत्र होने के लिए कोई स्थान चुनते हैं तो निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त स्थान हेविली प्रोफाउंड संप्रदाय। आखिरकार हेविली प्रोफाउंड संप्रदाय मानव जगत में नंबर 1 संप्रदाय था और इसने बहुत अधिक जगह घेरी थी। उनकी ताकत भी सबसे मजबूत थी और उनके संप्रदाय के नेता देहो एक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ थे। इसलिए जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता तो हेविली प्रोफाउंड सेक्ट उसका नेतृत्व करता। दूसरे संप्रदाय के लोग भी हेविली प्रोफाउंड सेक्ट के पास जाकर मामले पर चर्चा करते। अब जब इतनी बड़ी घटना हो चुकी है तो बहुत संभावना है कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी शरण लेने के लिए दिव्य गहन संप्रदाय में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर सभी लोग वहाँ एकत्र होंगे तो ये सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है, चलो अब स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ओर चलें। मेंग याओ ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए मेंग याओ अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए हेविली प्रोफाउंड सेक्ट की दिशा में उड़ गई। हुआन फेंग ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। दरअसल हुआन फेंग जानता था कि मेंग याओ अपने संप्रदाय के लोगों के बारे में चिंतित थी, लेकिन लोगों को अपने पीछे ले जाने के लिए उसने पहले अपने संप्रदाय में लौटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने सीधे हेविली प्रोफाउंड सेक्ट में जाने का विकल्प चुना। ये कहना पड़ेगा कि मेंग याओ को इतना सम्मान मिलना बहुत ही उचित था। हुआन फेंग को अचानक इस लड़की के लिए थोड़ा दुख महसूस हुआ जो बाहर से बहुत कमजोर लग रही थी। उसने अनुमान लगाया कि इस समय उसके शरीर पर दबाव कम नहीं था। क्योंकि सभी लोग अपने दिलों में चिंतित थे, इसलिए उनकी उड़ान की गति फिर से थोड़ी बढ़ गई। सौभाग्य से हुआन फेंग ने मेंग याओ से उड़ने वाली तलवार चलाना सीखा था, अन्यथा वह इन लोगों की गति को नहीं पकड़ पाता। ये देखा जा सकता था कि ये लोग कितने चिंतित थे। इस बार उन्होंने कोई और चक्कर नहीं लगाया। इसके बजाय वे सीधे हेविली प्रोफाउंड सेक्ट की ओर उड़ गए। जब वे अभी भी हेविली प्रोफाउंड सेक्ट से कुछ दूरी पर थे तो हुआन फेंग ने भौहें सिकोड़ी और मेंग याओ से कहा जो उसके बगल में था, एक पल इंतजार करें। मेंग याओ ने हुआन फेंग की बातें सुनकर संकोच नहीं किया। वह तुरंत रुक गई। साथ ही उसने दूसरों को रुकने का संकेत दिया। हर कोई हैरान था। मेंग याओ खुद भी नहीं जानती थी कि हुआन फेंग का क्या मतलब था। हालांकि वह अभी भी अपने दिल में हुआन फेंग पर विश्वास करती थी और इस वजह से हालांकि हुआन फेंग ने कोई कारण नहीं बताया, उसने कहा रुको। मेंग याओ बिना शर्त उस पर विश्वास करेगी और दूसरों को रुकने देगी। बड़ी बहन याओ क्या बात है? किसी ने पूछा। मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया और हुआन फेंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। हुआन फेंग को शायद कुछ मिल गया है। वह आसपास के लोगों ने हुआन फेंग को जांच और संदेह से देखा।
रास्ते भर हुआन फैंग को हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। वास्तव में उसने ज्यादा बात भी नहीं की, इसलिए सभी ने कुछ हद तक उसके अस्तित्व की उपेक्षा की थी। जहाँ तक मेंग याओ ने उसके विशेषज्ञ होने के बारे में जो कहा, उस पर उन्हें और भी अधिक विश्वास नहीं हुआ। इसलिए जब सभी ने सुना कि यह हुआन फैंग था जिसने रोका था, तो यह उसका इरादा था और मेंग याओ नहीं। हालांकि मेंग याओ के चेहरे के कारण वे कुछ नहीं कह सके। उन्हें मेंग याओ पर विश्वास था, लेकिन उन्हें हुआन फैंग पर विश्वास नहीं था। कुछ लोगों ने देखा कि मेंग याओ वास्तव में हुआन फैंग पर बहुत भरोसा करती थी और उसकी प्रशंसा करती थी, और मेंग याओ और हुआन फैंग के बीच के रिश्ते पर संदेह करना शुरू कर दिया। हालांकि मेंग याओ पहले कभी किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के करीब नहीं रही थी, इसलिए हुआन फैंग और मेंग याओ के बीच के रिश्ते के बारे में निश्चित होना मुश्किल था। उनके बीच वास्तव में क्या रिश्ता था? आगे एक स्थिति है। हुआन फैंग ने अन्य लोगों की निगाहों की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे मेंग याओ से कहा, मुझे संदेह है कि आगे कोई घात लगाकर हमला कर रहा है। घात? मेंग याओ थोड़ा स्तब्ध रह गया और दूर की ओर देखने लगा। यहीं पर हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय स्थित था। वे हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के क्षेत्र में पहुंचने वाले थे। अगर यहाँ कोई घात था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के लोग भी खतरे में थे? मेंग याओ ने सहज रूप से हुआन फैंग की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने ये भी सोचा कि हेवली प्रोफाउंड साइट खतरे में हो सकता है। हालांकि बाकी लोग संदिग्ध थे, क्योंकि उन्हें अब तक कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ था। इसके अलावा स्वर्गीय गहन संप्रदाय आखिरकार नश्वर दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय था। ये शक्तिशाली था और इसकी नींव बहुत गहरी थी। यह उन छोटे संप्रदायों से बहुत दूर था जो नष्ट हो गए थे। वे उन छोटे संप्रदायों के विनाश को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय गहन संप्रदाय भी गिर गया था, इसलिए मेंग याओ के अलावा किसी और ने हुआन फैंग की बातों पर विश्वास नहीं किया। अगर मेंग याओ और हुआन फैंग के बीच संबंध नहीं होते, तो ये लोग बहुत पहले ही सवाल उठा चुके होते कि क्या हुआन फैंग झूठा था। 1869 हमें क्या करना चाहिए? मेंग याओ ने सहज रूप से हुआन फैंग की राय पूछी, जिससे आसपास के लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। रास्ते में मेंग याओ ने नेतृत्व किया और सभी ने उसके आदेशों का पालन किया। मेंग याओ ने कभी भी हुआन फैंग की राय नहीं पूछी। यही वजह थी कि सभी ने धीरे धीरे हुआन फैंग के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। केवल ऐसा लगता है कि हुआन फैंग ने मेंग याओ के दिल में काफी ऊंचा स्थान रखा था। ऐसे मामलों का सामना करते समय कोई भी स्वचालित रूप से हुआन फैंग की राय पूछेगा। ऐसा क्यों न हो, मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा और देखूंगा। तुम बाकियों को भी साथ ले आओ और यही इंतजार करो। हुआन फैंग ने कुछ देर सोचा और कहा, उनके पक्ष में ज्यादा लोग हैं। अगर वे साथ में जाएं तो दूसरे पक्ष के लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। अगर वह अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता तो दुश्मनों की संख्या कम होने पर वह आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता था। अगर दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती तो वह कुछ लोगों को पीछे हटने के लिए भी ले जा सकता था। जरूर, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। मेंग याओ ने सिर हिलाया। वरिष्ठ बहन याओ, हमारा दिव्य गहन संप्रदाय अभी लगभग समाप्त हो चुका है। क्या हमें यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों ने आपत्ति की। हाँ, घात कहाँ है? मुझे लगता है कि वह दुष्ट जानवर से डर गया था, इसीलिए उसने सोचा कि कोई घात लगाकर हमला कर रहा है। मेंग याओ ने हुआन फैंग पर विश्वास करना चुना। उसने हुआन फैंग को पहले भी ऐसा करते देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके प्रति कोई संदेह नहीं था। लेकिन बाकी लोग अलग थे। वे बस हुआन फैंग को नहीं समझते थे और उसकी ताकत को नहीं जानते थे। ऐसा मत कहो, मैं हुआन फैंग के फैसले पर विश्वास करता हूँ। अगर वह कहता है कि कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से कोई समस्या है। मेंग याओ ने दृढ़ता से कहा। वह हुआन फैंग की दृढ़ समर्थक थी और इन लोगों की आपत्तियां स्पष्ट रूप से बेकार थी। आप में से कुछ लोग बाहर आए, हुआन फैंग का अनुसरण करें। जब समय आए तो आप बस उनके आदेशों को सुन सकते हैं। मेंग याओ के रवैये से सभी हैरान थे। मेंग याओ को हुआन फैंग पर बहुत भरोसा था। वास्तव में उस पर इतना दृढ़ विश्वास था। हालांकि हर कोई उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन मेंग याओ के चेहरे और उसकी प्रतिष्ठा के कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में कुछ चर्चा के बाद कुछ लोगों को अनिच्छा से अनुशंसित किया गया और हुआन फैंग के साथ आगे लाया गया। बाकी लोगों के लिए वे नीचे तय गए और हुआन फैंग और अन्य लोगों की खबर का इंतजार करने लगे। सचमुच ये तो समय की बर्बादी है। ये सही है। मुझे आश्चर्य है कि वह सीनियर सिस्टर याओ को कैसे भ्रमित करने में कामयाब रहा, जो वास्तव में उस पर इतना भरोसा करती थी। वे कुछ लोग हुआन फैंग का पीछा करते हुए बुदबुदा रहे थे और उनके मन में उसके हमलों से बचने का भी इरादा नहीं था। हुआन फैंग को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह आगे की ओर उड़ता रहा और कुछ देर तक उड़ने के बाद ही उसने सभी को उतरने दिया। हालांकि ये लोग अपने दिल में अनिच्छुक थे। मेंग याओ ने पहले भी कहा था कि उन्हें हुआन फैंग के आदेशों को सुनना होगा। इस प्रकार भले ही वे अपने दिल में अनिच्छुक थे, फिर भी उन्हें हुआन फैंग के आदेशों का पालन करना था। हालांकि सभी ने पहले ही अपने दिल में तय कर लिया था कि अगर उन्हें तब तक पता नहीं चला तो वे निश्चित रूप से इस साथी का मजाक उड़ाएंगे जिसने उनका समय बर्बाद किया, और मेंग याओ को उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाने देंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। हुआन फैंग भावशून्य होकर आगे बढ़ गया। उसके पास दूसरों के विचारों के बारे में सोचने का समय नहीं था। ये जानना तो दूर की बात थी कि वे क्या सोच रहे हैं। अगर वह जानता भी तो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे काम करते समय अपने दिल की बात सुननी थी, और जहाँ तक दूसरों के बारे में उसकी राय का सवाल है, तो केवल उसके करीबी लोग और उसके आसपास की महिलाएं ही उसे अपने विचारों के बारे में परवाह करने के लिए मजबूर कर सकती थी। रुकना। हुआन फैंग, जो बहुत तेज दौड़ रहा था, अचानक रुक गया और सभी को रुकने के लिए कहा। उसके बाद उसने सभी को सावधान रहने का इशारा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। यद्यपि अन्य लोग मन ही मन कोस रहे थे, लेकिन उनके पास हुआन फैंग के कार्यों का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक उसके दिल में कुछ असंतोष जरूर था, केवल यह असंतोष जल्दी ही गायब हो गया, क्योंकि जब उन्होंने हुआन फैंग के निर्देशों के तहत कुछ दूरी तक हुआन फैंग का पीछा किया तो उन्होंने वास्तव में कुछ शातिर जानवरों को अपने सामने इकट्ठा होते देखा। इसके अलावा उनमें से काफी संख्या में थे। सचमुच कोई घात लगा रहा है, किसी ने आश्चर्य से कहा। हालांकि आसपास के माहौल के प्रभाव के कारण भले ही वे घबरा कर चिल्लाए, फिर भी उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर ली। इतने सारे खतरनाक जानवर, वे क्या कर रहे हैं? वह हम पर घात लगाने की कोशिश कर रहा होगा। जो मदद करना चाहते हैं, है ना?
किसी ने कहा, ये बहुत संभव है, सौभाग्य से हमने उन्हें पहले ही पहचान लिया, अन्यथा वे हम पर घात लगाकर हमला कर देते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये कहने के बाद उन चंद लोगों ने अवचेतन रूप से हुआन फैंग की ओर देखा। इस समय उन्हें ये भी समझ में आ गया कि उन्होंने पहले हुआन फैंग पर गलत आरोप लगाया था और हुआन फैंग ने वास्तव में इस जगह पर कुछ अजीब खोज की थी। उसी समय कई लोग सोच रहे थे, क्या ये हो सकता है कि हुआन फैंग वास्तव में एक विशेषज्ञ था, जैसा कि मिंग याओ ने कहा था। हालांकि कोई बात नहीं, क्योंकि हुआन फैंग का निर्णय गलत नहीं था। इस समय हर कोई स्वाभाविक रूप से उसके आदेश सुनना चाहता था। तुम में से कोई एक जाकर मिंग याओ को सूचित करे जो तुम्हारे पीछे है, और उसे अपने लोगों को लाने के लिए कहे। अगर ये दुष्ट जानवर हम पर घात लगाना चाहते हैं तो हम उन पर घात लगाएंगे और उन्हें घेर लेंगे। हुआन फैंग ने मना नहीं किया और उन लोगों का उपहास नहीं किया जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं जाऊंगा। इस समय उन्होंने पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेने की पहल कर दी थी और पहले जैसे नहीं थे, केवल ये सोच रहे थे कि हुआन फैंग अपना समय बर्बाद कर रहा है। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह आदमी जल्दी से पीछे हट गया, फिर कुछ कदम पीछे भागा। उसके बाद वह हवा में उठा और तेजी से उस ओर चला जहाँ मिंग याओ और बाकी लोग थे। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, वे हुआन फैंग के पीछे चले गए और यहाँ पहरा देते रहे। क्या आपको लगता है कि वे हम पर घात लगाकर हमला करेंगे? किसी ने पूछा। ग्रेटर दैन, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दूसरे संप्रदायों के लोगों पर घात लगाकर हमला करना चाहते थे, लेकिन हम इसमें सफल रहे। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दूसरे संप्रदायों के लोगों पर घात लगाना चाहते थे, लेकिन हमने समय रहते ऐसा कर लिया। जैसा कि आपने देखा है, पहले संप्रदायों में हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और ज्यादातर लोग पहले ही पीछे हट चुके थे। दुष्ट जानवर को पता होगा कि पीछे हटने वाले लोग स्वर्गीय गहन संप्रदाय में आ गए हैं, इसलिए वे यहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हुआन फैंग ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि हुआन फैंग के शब्द उचित थे। उन्होंने यहाँ आने के रास्ते में व्यक्तिगत रूप से स्थिति देखी थी और यह बहुत संभावना थी कि शातिर जानवर इसमें शामिल था, लेकिन अब शातिर जानवर घात में बैठा था, जाहिर तौर पर उन सभी को मारना चाहता था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इन दुष्ट राक्षसों ने पहले ही हेवली प्रोफाउंड सेक्ट की परिधि पर घात लगा रखा था और हेवली प्रोफाउंड सेक्ट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसका अर्थ था कि हेवली प्रोफाउंड सेक्ट की स्थिति शायद अच्छी नहीं लग रही थी। 1870 जब उन्होंने इस भयावह संभावना के बारे में सोचा तो हुआन फैंग के अलावा वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिल कांप उठे। ये कहा जा सकता है कि जब तक स्वर्गीय गहन संप्रदाय बना रहेगा, जब तक नश्वर दुनिया में साधना करने वाले लोग रहेंगे, तब तक आशा बनी रहेगी। हालांकि वे सभी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अनुयायी नहीं हो सकते, लेकिन स्वर्गीय गहन संप्रदाय दर्शकों का अंतिम मानसिक सहारा था। हालांकि अगर स्वर्गीय गहन संप्रदाय को कुछ हो जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। इससे पहले जब सभी ने शहर को कत्लेआम करते और संप्रदाय को रास्ते में नष्ट होते देखा, हालांकि सभी दुखी थे, लेकिन वे निराश नहीं हुए क्योंकि उनके दिलों में अभी भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय था। जब तक स्वर्गीय गहन संप्रदाय था तब तक उम्मीद थी। हालांकि अभी की स्थिति ने सभी को परेशान कर दिया और वे चिंतित भी थे। वास्तव में बहुत सारे दुष्ट जानवर हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के बाहर घात लगाए बैठे थे, फिर भी हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय उन्हें खत्म करने के लिए आगे नहीं आया, जिसका मतलब था कि हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी और यही वह बात थी जिसके बारे में सभी वास्तव में चिंतित थे। सभी के लिए ये कल्पना करना वास्तव में कठिन था कि अगर हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय को कुछ हो जाए तो कौन सा संप्रदाय या और कौन नश्वर दुनिया को बचाने में सक्षम होगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हारा दिव्य गहन संप्रदाय ठीक रहेगा? किसी ने चिंतित होकर पूछा। शायद नहीं, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय, जो स्वर्ग के नीचे नंबर 1 संप्रदाय है, उसे कुछ कैसे हो सकता है? हालांकि इस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि जब उसने ये कहा तो उसका स्वर अनिश्चित था और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लेकिन ये खतरनाक जानवर। सभी ने एक बार फिर दूरी पर खड़े उस क्रूर जानवर को देखा। उनके चेहरे पर बदसूरत भाव थे। इस समय वे दुष्ट राक्षस या तो खड़े थे या लेटे हुए थे, मानो उन्होंने इस जगह को लाख पहाड़ समझ रखा हो, मानो यह उनका अपना घर हो। उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इतनी जल्दी मत करो, हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते हैं। हम स्वर्गीय गहन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद इसके बारे में बात करेंगे, हुआन फैंग ने कहा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। आखिरकार उनके बीच इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद हुआन फैंग इस जगह की असामान्यता को नोटिस करने में सक्षम था। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था, फिर भी हुआन फैंग स्थिति का सही अंदाजा लगाने में सक्षम था, जिससे पता चला कि उसके पास वास्तव में क्षमता थी। शायद वह वास्तव में वैसा ही था जैसा मिंग याओ ने कहा था। वह क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ था। हर किसी के दिल उत्सुकता से भरे हुए थे। बहुत जल्दी मिंग याओ और बाकी लोग आ गए, क्योंकि कोई उन्हें ढूंढ रहा था और उसे यहाँ की स्थिति के बारे में यकीन था। यात्रा के आखिरी चरण में मिंग याओ और बाकी लोग हुआन फैंग और बाकी लोगों की तरह ही थे। वे सभी भाग रहे थे। स्थिति कैसी है? मिंग याओ हुआन फैंग के पास आए और धीरे से पूछा। वास्तव में इस समय मिंग याओ अपने दिल में कमोबेश खुश था, क्योंकि हुआन फैंग का निर्णय गलत नहीं था। इससे पहले हालांकि वह हमेशा हुआन फैंग का सम्मान करती थी और कहती थी कि हुआन फैंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सभी को उसका और उसके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि बाकी लोगों ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्हें तो यहाँ तक लगा कि मिंग याओ ने किसी निजी भावना के कारण ऐसा कहा था। हालांकि मिंग याओ जानती थी कि उसने जो कहा था वह सच था और वास्तव में हुआन फैंग उससे भी अधिक आश्चर्यजनक था, क्योंकि अब तक उसने हुआन फैंग को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए भले ही मिंग याओ ने इसे कई बार कहा था, लेकिन दूसरों ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि हुआन फैंग के पास असाधारण ताकत थी। कम से कम वहाँ मौजूद लोगों में से हुआन फैंग के अलावा किसी और ने इन घातों पर ध्यान नहीं दिया था। इससे ये भी पता चला कि हुआन फैंग की ताकत उनसे कम से कम 1 दर्जे ज्यादा थी और इस वजह से मिंग याओ के दिल में वास्तव में गर्व और संतुष्टि की भावना थी। यहाँ तक कि उसे दूसरों को प्रशंसा और आश्चर्य से भरी आंखों से देखते हुए देखकर गर्व महसूस हुआ। बेशक वह इस बारे में किसी और को नहीं बताएगी। वे अभी तक हमें नहीं ढूंढ पाए हैं, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। ये खतरनाक जानवर यहाँ घात लगाए बैठे हैं। अगर हम सीधे आसमान से उड़कर आएं, तो क्या उनका घात बेकार नहीं हो जाएगा?
मैं नहीं जाऊंगा। मेंग याओ ने अपना सिर हिलाया। हम पहले से ही यहाँ हेवली प्रोफाउंड सैक के पहाड़ की तलहटी में हैं और अगर हम ऊपर जाते हैं तो हेवली प्रोफाउंड सैक के पर्वत सुरक्षा समूह होंगे। बिना किसी ताकत के हम मूल रूप से वहाँ उड़ने में सक्षम नहीं होंगे। कम से कम यहाँ के लोगों में से अधिकांश के पास उड़ना जारी रखने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल पैदल ही पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। मेंग याओ ने अब हुआन फैंग को एक विशेषज्ञ के रूप में देखा था जो पूरे समय एकांत में साधना कर रहा था, एक विशेषज्ञ जो अभी अभी पैदा हुआ था। इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि हुआन फैंग को हेवली प्रोफाउंड सैक की मूल बातें नहीं पता थी, बल्कि इसके बजाय उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। तो यह ऐसा ही है। हुआन फैंग को अचानक समझ में आया कि उसने एक उपन्यास में कुछ बड़ी सरनियों या कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में सुना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में एक बहुत बड़ा संप्रदाय जैसी कोई चीज होगी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में काफी मजबूत था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेंग याओ ने पूछा। हुआन फैंग से पहले रास्ते में उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला था, इसलिए मेंग याओ ने हमेशा अपने फैसले खुद ही लिए थे। लेकिन अब जब हुआन फैंग बोल चुका था, मेंग याओ ने बहुत सचेत होकर अपनी स्थिति थोड़ी नीचे कर ली और हुआन फैंग की व्यवस्था को ध्यान से सुना। उसे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा करने में कुछ भी गलत था, बल्कि उसे लगा कि यह स्वाभाविक था। हुआन फैंग को भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कहा, जब हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से शातिर जानवर से लड़ना होगा और अब जब हमारे पास मौका है तो हम उनमें से कुछ को पहले मार सकते हैं, जो अच्छा है, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक नहीं पाया है। इसलिए अपने लोगों को दूसरी तरफ ले जाएं। हम उन्हें घेर लेंगे और फिर अचानक हमला शुरू कर देंगे। प्रभाव अच्छा होना चाहिए। हुआन फैंग ने कुछ पल पहले ही यह महसूस किया था और महसूस किया कि उसके सामने मौजूद क्रूर जानवर में से कुछ ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस क्रूर जानवर जितना ताकतवर नहीं था जो पहले इंसान के रूप में बदल गया था। इसलिए हुआन फैंग चिंतित नहीं था, क्योंकि इस तरह के क्रूर जानवर का सामना करते हुए हुआन फैंग बहुत आश्वस्त था। ठीक है, मैं अभी अपने लोगों को लेकर आता हूँ। मेंग याओ ने सिर हिलाया। उसके बाद हुआन फैंग और मेंग याओ की व्यवस्था के तहत नश्वर दुनिया के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों के शिष्य फैल गए और धीरे धीरे दुष्ट जानवर की घेराबंदी पूरी कर ली। और वे दुष्ट जानवर शायद इसलिए कि पिछली यात्रा बहुत आसानी से हो गई थी, थोड़े सुस्त थे। उन्होंने वास्तव में परिधि से लोगों को नोटिस नहीं किया और हुआन फैंग और बाकी लोगों द्वारा अपना जवाबी घेराव पूरा करने के बाद भी उन दुष्ट जानवरों ने कुछ भी असामान्य नहीं पाया।